जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, और आप सब कैसे हैं इस सब का पता चलेगा कमेंट सेक्शन में। आपके साथी मुस्कुराहट के साथ में कुछ गुलाब कुछ दिल आ जाएं तो लगेगा कि हाँ आप सब बेहतर हैं, और आपके बेहतर होने से हम खुद बेहतर हो जाते हैं। कई दिनों से आप सब लोगों से मैं बोल रहा था कि हम लोग दोस्त आपका नायक 2.0 जीएस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने वाले हैं। हर वर्ष शुरू होता है, अगले वर्ष भी शायद इन्हीं दिनों में मई, यानी कि जो आपका मई मंथ होगा उसमें जा करके शुरू होगा। इसमें साथी आप लोग को मैं एक वीडियो बना करके, जिन साथियों को नहीं पता हो इसकी स्ट्रेटजी की वीडियो मैं बना चुका था कि कैसे हम इसमें क्लासेस को करेंगे। तो जिन साथियों को कोई भी डाउट हो आप उस वीडियो को देख लेना, आपसे 3-4 दिन पहले चैनल पर वीडियो है। और उसके बाद में मैं उम्मीद करूंगा आप सारे साथियों तक वो जो छोटा सा मैसेज है, ज़्यादातर बातें होती हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक तो पहली चीज़ तो आप सब लोगों का डाउट ये होगा कि भैया नोट्स को लेकर के, तो नोट्स कैसे बनाएंगे ज़रा बताएं फटाफट से। मैंने कहा नोट्स आपको बनाने हैं, और क्या भैया नोट्स का हमको पीडीएफ नहीं मिलेगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। किस पर मिलेगा? आप टेलीग्राम चैनल पर इसको ले सकते हैं। अभी ये पिन कर देंगे उस चैनल को, आप भैया उस चैनल को पिन कर देना। आप ना बाद में जब क्लास ख़त्म हो तो आपको ये पिन मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, बाद में वहाँ से क्लिक करके आप चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी चीज़, टेलीग्राम जो चैनल होगा उसका नाम होगा आपका नवीन नवीन सर जीएस नाम से ना, नवीन सर जीएस नाम से होगा आपका। उस पर आपको ये मिल जाएगा। ओके, और कोई बात? और तो कोई बात नहीं है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्त, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए क्या वेटेज रहता है किस किस एग्जाम में, तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो 3-4 दिन पुरानी है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई वेटेज आपके एग्जाम में क्या है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्त उसका सिलेबस जरूर एक बार देख लेना सारे लोग कि उसका सिलेबस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ये हर एक स्टूडेंट से मैं उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट इतना टाइम उसके पास होगा कि वो अपना ऑफिशियल सिलेबस जब आए तो उसको देख ले। आज की हम बात करें तो जितने भी एसएससी के एग्जाम, एक बार सारे लोग अपना कमेंट सेक्शन में एग्जाम लिखो आप जो एग्जाम देने वाले हैं। तो एसएससी के सारे एग्जाम जो भी एसएससी कराती है आपका, वो साथी आपका सीजीएल हो, चाहे आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप सीपीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या अगर मैं आपसे बात करूं आप सीएचएसएल, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही होगा। मेंस के लिए फिर से एक बार करा देंगे कुछ क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका एमटीएस हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, या आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस होने वाला है आपका, और अगर हम बात करते हैं आपका रेलवे का जो आपका ग्रुप डी होगा एनटीपीसी होगा। ठीक है, ग्रुप डी होगा आपका एनटीपीसी होगा। और अगर हम बात करेंगे आपसे किस में, जो आपका स्टेट एग्ज़ाम होगा यूपी का। ठीक है, जो आपका कांस्टेबल का हो अदर जीएस वाला पार्ट जो है, और साथ में आपका जो सब इंस्पेक्टर के लिए अदर जीएस का पार्ट होगा। तो कॉमनली हम इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। और इसके अलावा भी आपका कोई एग्ज़ाम है, जैसे कि एसएससी में मान के चलो आपका स्टेनो आपको देना है, या अदर कोई एग्ज़ाम आपका ऐसा है जो मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, तो आप उसको रिलेवेंट समझना कि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप दिल खोल के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक आपसे मैं साथी यहाँ पर वही हमेशा अपनी हर एक सीरीज से पहले जो प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूँ, वो प्रॉमिस आप लिख देंगे कि भैया जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो आपका पिछली क्लास का कम से कम 90% याद होना चाहिए। कि भैया आप हमसे कुछ भी पूछ लेना, हम आपको हमेशा बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में, ऐसा उद्देश्य तो नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ जान लोगे। एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं। सीखने का साथ ही एक जो प्रोसेस होता है, चीज़ों को एक क्रम से हमको सीखना पड़ता है, एक ऑर्डर से ही हम चीज़ों को सीख। तो खुद के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए कि यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आप इसको कर सकते हैं। ये विश्वास, सबसे पहला विश्वास आपका होना चाहिए। और उसके बाद में आपको साथ ही हार्ड वर्क करना होगा। और हार्ड वर्क ये होगा कि हाँ भैया मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो मैं एक बार पढ़ के आऊँगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने हैंड नोट्स बनाए ना, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, आपने यदि नोट्स अपने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि सुंदर नोट्स बनाना है, बस आप नोट्स बना लो, वो लिख लो जो आपको नहीं आता हो, जिसको लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको याद है, आप उसको बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस आप लिख लो कि ये मेरे शॉर्ट पॉइंट्स हैं। और अगर आप खुद लिख लोगे ना तो मैं ये कहता हूँ 10 मिनट में आप एक सेट को रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से। ओके, शुरू करें। थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए दोस्त। कुछ साथी कह रहे हैं ब्लैक बैकग्राउंड पर, ब्लैक बैकग्राउंड पर साथी बहुत रिफ्लेक्शन होता है।
मैंने बताया था अभी बीच में मेरी क्लासेस भी बंद रही और अभी भी आपको पफिंग दिख रही होगी आंखों की, तो ये एक मेडिकली आंखों के लिए ये सही कलर है। और ये वाइट नहीं है दोस्त, आपका थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर है, हमने आपका और अपने खुद का ध्यान रखने के लिए इसको डिजाइन किया है। तो वो रियली सॉरी, उम्मीद करूंगा आप उतना कोऑपरेट करेंगे उसके साथ में। ओके, हम पिछले कई दिन से क्लासेस इसी पर करा रहे हैं और आज थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट बड़ा है, उसको कल हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ओके, तो शुरू करें। बस क्रम से हमको जानना है चीज़ों को, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरे लिए बेसिक है, ये मेरे लिए टफ है, ये मेरे लिए बेसिक है। बस आपको विश्वास करना है कि हाँ, इन फ्यूचर ये क्वेश्चन मेरे सामने होगा तो मैं इसको कभी गलत नहीं करूँ। ओके, शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन है, नृत्य महाभारत रामायण महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में डांस इज एम्बोडेड इन द एपिक्स महाभारता रामायण एंड स्टोरीज फ्रॉम द पुराणाज। तो कथकली है आपका, कुचिपुड़ी है या सत्रिया है या फिर ओडिसी है। तो क्या बोलेंगे, जो महाभारत रामायण और पुराणों की कहानियों से है तो वो है हमारा कथकली। कथकली सुनना ध्यान से, कथकली किस राज्य में होता है आपका, किस स्टेट से इसका रिलेशन है? तो कथकली का रिलेशन है साथी आपका केरला से। कहाँ से? केरला से इसका संबंध है। अगर मैं आपसे पूछूं केरला में कथकली के अलावा और कौन सा क्लासिकल डांस होता है, बताएं। बहुत धीरे सीखना, बहुत जल्दबाजी कुछ। तो आप कहेंगे केरल में कथकली के अलावा होता है भैया मोहिनी अट्टम भी। कौन सा? मोहिनी, मोहिनी अट्टम भी इसी में होता है आपका। अगर साथी मैं आपसे पूछूं भारत में जो टोटल क्लासिकल डांस है, टोटल जो क्लासिकल डांस है आपके, यानी कि कुल जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी है? क्या आंसर आएगा आपका? तो आप कहेंगे भैया शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो आपका 8 है। कितनी है? शास्त्रीय नृत्य 8 है। लेकिन 8 शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार हैं? तो 8 कहता है हमारा आपका संगीत नाटक अकादमी। कौन सा? संगीत, जो हमारा संगीत नाटक अकादमी है साथी आपका, वो कहता है 8 है। लेकिन जो कल्चर मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री यानी कि जो आपका संस्कृति मंत्रालय है, उसके अनुसार कितने हैं? संस्कृति मंत्रालय कितने बताता है? तो आप कहेंगे संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका 9। क्या बोलेंगे? 9। तो वो जो नवा माना है संस्कृति मंत्रालय ने वो कौन सा है? क्या बोलेंगे? नवा कौन सा माना गया है? तो आप कहेंगे भैया नवा माना जाता है हमारा, नवा माना जाता है आपका छऊ को। इसको संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। अब मैं आपसे पूछूं छऊ कितने प्रकार का होता है? देर आर, बोलेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ छऊ, छऊ कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे छऊ भैया ये होता है आपका 3 टाइप्स का। कितने का? 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं छऊ के? जैसे सबसे पहले एक तो है मयूरभंज छऊ। अब मैं आपसे पूछूंगा मयूरभंज छऊ किस राज्य में आयोजित होता है? मयूरभंज छऊ, तो आप कहेंगे मयूरभंज छऊ उड़ीसा। भाई मयूर क्या करता है? मयूर उड़ जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, मयूर मोर को बोलते, पिकॉक को। एक होता है आपका सरायकेला छऊ। कौन सा? सरायकेला छऊ। तो सरायकेला छऊ कहाँ पर होता है आपका? तो सरायकेला होता है आपका झारखंड में। और तीसरा छऊ आप मुझे बताएं वो कौन सा होता है? तो आप कहेंगे तीसरा छऊ है भैया पुरुलिया छऊ। कौन सा? पुरुलिया, पुरुलिया छऊ। और याद रख लेना पुरुलिया छऊ कहाँ का है? वो आपका वेस्ट बंगाल का है। और कैसे बताता था मैं आपको? वेस्ट बंगाल, बंगाल मतलब बंगला। और बंगला कोई खरीदेगा तो आधा बंगला लेगा या पूरा बंगला लेगा, बताओ? आधा बंगला लेगा कि पूरा बंगला लेगा? तो आप कहेंगे भैया पूरा लिया उसने बंगला। ओके, तो ये हमारे क्लासिकल डांस है। अब कुचिपुड़ी बताइए कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है साथी? तो कुचिपुड़ी आप कहेंगे कुचिपुड़ी है हमारा भैया आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश के मुझे बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में इसका उदय हुआ था? तो आप कहेंगे ये कृष्णा जिले में, जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। क्या बोलेंगे? जो वहाँ का कृष्णा जिला है। और कृष्णा जिले में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है कुचेलापुरम विलेज। कौन सा गांव है? कुचेलापुरम विलेज में, कुचेलापुरम गांव में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, कुचेलापुरम गांव। सत्रिया की बात करेंगे साथी, सत्रिया ये 8वां क्लासिकल डांस था। कौन सा? 8वां। इससे पहले 7 हुआ करते थे, क्योंकि सन 2000 में इसको शामिल किया गया। कब माना गया था इसको? 2000 में इसको एडमिट कर लिया गया था। 8वां क्लासिकल डांस इसको मान लिया था। और इसके जो फाउंडर थे कौन थे? सत्रिया के जो फाउंडर थे वो कौन थे? और इसके संस्थापक थे आपका, आप लोग बताएंगे। सन 2000 में इसको शामिल किया गया। बहुत प्रयास उन्होंने किए, बहुत बढ़िया जी। श्रीमद शंकर देव, एकदम से ठीक आंसर है। कौन थे? श्रीमद शंकर देव। और श्रीमद शंकर देव ने इसको स्थापित किया किस राज्य में? स्टेट कौन सा था इसका? तो सत्रिया आप कहेंगे, सत्रिया होता है भैया आपका असम में। कहाँ पर होता है? असम में ये होता है। ठीक है। और सबसे नया अगर आपसे पूछे सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे सबसे
नया शास्त्रीय नृत्य कहें या सबसे नया जो क्लासिकल डांस है आपका, क्या बोलेंगे? सबसे नया जो साथी आपका क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? सबसे नया सीडी, तो सत्रिया सबसे नया सीडी है। तो क्वेश्चन बनेगा सबसे पुराना जो साथी हमारा नृत्य है वो कौन सा है? शास्त्रीय, सबसे पुराना। फिर क्वेश्चन ये भी बनेगा सत्रिया कितना पुराना है और आपका सबसे पुराना कितना पुराना है। तो ये है आपका जो, अगर हम बात करते हैं असम का, ये 500 वर्ष पुराना है। कितना? 500 वर्ष पुराना है, 500 वर्ष पुराना। अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी ऊपर कर देते हैं, क्या पूछेंगे? अगर मैं पूछूं सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, सबसे पुराना जो आपका क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, तो वो बोलेंगे भरतनाट्यम। क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम है। अच्छा भैया भरतनाट्यम कितना पुराना है? तो भैया ये 2000 वर्ष पुराना है। कितना? सबसे पुराना यही है। किस राज्य में होता है भरतनाट्यम? तो तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु। ओडिशी कहाँ का है साथी आपका? तो आप कहेंगे ओडिसी भैया, ये बनेगा आपका ओडिशा का, नाम से ही दिख रहा है ये तो। ऐसा ही एक और शास्त्रीय नृत्य है जो उसी राज्य के नाम पर है, वो कौन सा है? उसी राज्य के नाम पर है, तो आप कहेंगे भैया वो मणिपुरी है, मणिपुरी है। तो कितने हो गए यहाँ पर? 2, 3, 5, एक भरतनाट्यम हो गया, एक आपका हो गया छठा, कौन सा? छठा हो गया मणिपुरी। कौन सा हो गया? मणिपुरी। अब एक बचा, वो कौन कौन सा बचा? एक बचा सातवां, उसका नाम हम लिख लेते हैं कथक। कथक बताओ भारत के किस हिस्से में होता है? तो कथक होता है साथी आपका भारत के हिस्से, या हम कहें नॉर्थ इंडिया में, या हम कहें आपका यूपी और राजस्थान में होता है। यूपी और राजस्थान में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी और राजस्थान में होता है। और कभी भी पूछे जैसे कि आपका मुगल, अगर मैं आपसे पूछूं, जो मुगल थे भारत के, वो उत्तर भारत में ज़्यादा एक्टिव थे कि साउथ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव थे? तो आप कहेंगे भैया वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव थे। तो किस डांस को मुगलों ने सहायता दी थी? तो वो कथक है, ठीक है, जो कि यूपी में बहुत होता है, यूपी में। कितने हो गए आपका टोटल? अभी बताएं कौन सा क्लासिकल डांस हमने नहीं लिखा है, आठवां। तो कितना हो गया हमारा? 8 से ज़्यादा हो गया क्या? 3 और 2 5 और 1 6, हाँ 8 हो तो गए, पूरा पूरा हो गया 8, ठीक है। क्या बोलेंगे भैया? पूरे 8 हो गए हैं। सेवन्थ एंड एट्थ इनको हम कहेंगे, सेवन्थ एंड एट्थ इनको हम कहेंगे। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप हमको बताना, जैसे कि हम पूछेंगे, अभी क्वेश्चन किससे था हमारा? हमारा क्वेश्चन था आपका कथकली से। कथकली के बारे में कुछ इनपुट्स मुझे बताइए आप, कथकली के बारे में आप क्या जानते हैं? कथकली के बारे में देखो, जानने योग्य बात क्या है, एक तो पूछा जाएगा इसमें जो आपका नायक होता है उसको क्या बोलते हैं, जो हीरो होता है इसमें, कौन? जो इसमें हीरो होता है कथकली डांस में, इसमें एक होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, जो खलनायक होता है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, खलनायक। क्या बोलेंगे? जो इसमें विलेन होता है, क्या बोलेंगे? जो इसमें विलेन होता है। कभी आप देखोगे ना कथकली, तो आप देखोगे उसमें एक हीरो दिखा देंगे, जैसे कि आपका भीम को हीरो दिखा देंगे, या दुशासन को आपको मान के चलो उसमें विलेन दिखा देगा, दुशासन को वो उसमें मारेगा पीटेगा, ये सब करेंगे, ओके। बोलेंगे अभी फटाफट से। तो क्या बोलेंगे? कथकली, कथकली में जो नायक होता है उसको क्या बोलते हैं? तो नायक को क्या बोल देंगे भैया? बोलेंगे अभी फटाफट से। नायक को बोला जाता है पाचा, और जो खलनायक होता है उसको बोलते हैं काथी, या काठी भी उसको बोला जाता है। क्या? काथी भी उसको बोला जाता है, ओके। अब यहाँ पे पूछेंगे जो आपका कथकली होता है इसमें कितनी साथी मुद्रा होती हैं? मुद्रा का मतलब कितने स्टेप्स होते हैं? तो इसमें स्टेप्स होते हैं आपका 24। क्या बोलेंगे? कितने स्टेप्स इसमें होते हैं? तो 24 स्टेप्स इसमें होते हैं। अगर मैं पूछूं इसमें जो मेकअप होता है वो कितनी तरह का होता है? श्रृंगार, अर्थात इसमें जो मेकअप होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो मेकअप इसमें होता है 5 प्रकार का। कितने का? 5 प्रकार का इसमें मेकअप होता है। अगर आपसे कभी भी पूछे इसमें जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो कौन सी यूज होती है? तो इसमें जो लैंग्वेज होती है उसका नाम है मणि प्रबलम। कौन सी है? मणि प्रबलम है। और मणि प्रबलम भाषा मुझे बताएं कौन सी 2 लैंग्वेज से मिलकर के मणि प्रबलम बनती है? तो मणि प्रबलम बनती है भैया एक तो मलयालम से, किससे मिलके बनती है? एक तो मलयालम से मिलके बनती है, और एक बनती है आपका संस्कृत से। किससे? संस्कृत और मलयालम से। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, मुझे बताओ मलयालम किस स्टेट में बोली जाती है? भारत की अगर साथी हम भाषाओं की बात करें, कुछ भाषा मैं आपसे पूछूं, तो मलयालम बताओ किस स्टेट में बोली जाती है? कुछ लैंग्वेज बड़ी पूछी जाती है, जैसे मलयालम आपसे पूछ लेगा, तो क्या बोलेंगे? मलयालम कहाँ की है? तो मलयालम भैया केरला में बोली जाती है। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कोक बोरोक कहाँ पर बोली जाती है? बताओ, कोक बोरोक
कोक बोरोक ये कहाँ की लैंग्वेज है? तो कोक बोरोक कहाँ पर बोली जाती है? या जैसे हम आपसे पूछ लें कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है? कोंकणी बताओ जी। कोंकणी, ये तीन आपको बतानी है। बहुत बढ़िया जी, त्रिपुरा और आपका गोवा, बहुत शानदार, जबरदस्त, त्रिपुरा और गोवा। दोस्त हम क्लास में सिर्फ आपका, क्लास में हम सिर्फ बातें नहीं बनाएंगे, क्लास में हम सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे और आपका फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। आप खुद से प्रॉमिस करना आप अतिरिक्त बातों में कभी नहीं उलझोगे, कभी भी, ठीक है भैया? इन्हें छोटे छोटे क्वेश्चन भी मत पूछो। आपको छोटे लगेंगे, देखो जो आपको आता है उस पर कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझको आता है। आपने कभी ना कभी उसको सीखा होगा, और कभी अगर आप रूटीन में नहीं लेके आओगे ना उसको, तो आपके लिए वही टफ हो जाएगा, एक टाइम पे भूल जाओगे उसको। इसीलिए उसको रिपीटेशन में हमेशा लेके आना। हम एकदम चलेंगे बेसिक टू एडवांस पहुंचना है हमको, एक ही सेट से नहीं पहुंच सकते। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क सिटी में, या फिर लंदन में है? तो कहाँ पर है भैया? आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। अब मुझे आप बताओ, यूएन का नाम पहले क्या हुआ करता था? यूएन की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? यानी पहले क्या बना था, हम सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप कहेंगे भैया 1914 से 1918 तक हुआ था। इसके बाद में कि दुनिया में फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो, तो एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था LON। क्या नाम था? LON, अर्थात लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस ईयर में हुई थी बताओ फटाफट से? लीग ऑफ नेशंस बना था आपका 10 जनवरी 1920। कब बना था? 10 जनवरी 1920। लेकिन क्या इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक दिया था? आप कहेंगे नहीं। फिर भी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका शामिल हुई, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था आपका क्या? यूनाइटेड नेशंस, यूएन बोलो या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोलो। किस दिन बना था यूएनओ बताओ? तो आप कहेंगे 24 अक्टूबर 1945 को बना भैया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है आपका न्यूयॉर्क सिटी में। मेरा क्वेश्चन रहेगा, यूएन के कितने ऑर्गन हैं? फटाफट से बताएं। यूएन के साथ ही मुझे बताएं कितने ऑर्गन्स हैं? तो आप कहेंगे यूएन के जो अंग हैं या ऑर्गन्स हैं, उनकी संख्या है भैया आपका 6। कितनी? कितने ऑर्गन्स हैं इसके? 6 ऑर्गन्स हैं। और उन 6 में से सभी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। किसी का भी पूछ ले, चाहे आपसे पूछ ले सिक्योरिटी काउंसिल का, चाहे आपसे पूछ ले जनरल असेंबली का यानी महासभा का पूछ ले, या आपका सुरक्षा परिषद का पूछ ले, तो आप क्या कहेंगे? सबको न्यूयॉर्क कहेंगे। लेकिन एक ऑर्गन सिर्फ ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में नहीं है। तो बताएं, 6 में से 5 के हो गए न्यूयॉर्क में और एक बचा, वो कौन सा है? तो सिर्फ एक ही बचता है आपका, 6 के 6 याद रख लेना। इन सभी में से जो 5 हैं, उन 5 के जो हेडक्वार्टर हैं वो तो हैं आपका कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। लेकिन जो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस का मतलब क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर फिर कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है साथी, वो है आपका कहाँ पर? द हेग में। और द हेग किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में। कितने दोस्त बता सकते हैं नीदरलैंड की राजधानी? देखो एसएससी या कोई भी वनडे एग्जाम देने का मतलब है हाउ क्विक यू आर, आप कितना जल्दी सोच सकते हो। तो मुझे बताएं नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर जो साथी इंटरनेशनल कोर्ट की बात हमने की थी, जो द हेग में स्थित है, इसमें जज कितने होते हैं बता सकते हैं क्या आप मुझे? तो आप क्या बोलेंगे, इसमें कितने जज होते हैं? फटाफट से बताओ, कितने लोग बता सकते हैं? जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो बस सोचना, जरूरी नहीं आप उसको नोट करें ना करें, लेकिन आप सोचना। तो इसमें टोटल जज कितने होते हैं? 15 जज होते हैं। बहुत बढ़िया। 15 में से कोरम होता 9 जजेस का, यानी कि 9 जज कोरम के लिए चाहिए, गणपूर्ति के लिए चाहिए। ओके, गणपूर्ति के लिए चाहिए हमको। अब यहाँ पर पूछेंगे यूएन की, मैंने बताया यूएन की, मुझे लैंग्वेज बताओ कौन कौन सी है यूएन में, कौन कौन सी साथी भाषा चलती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है? तो कार्यकारी मुख्य रूप से जो भाषा यहाँ पर स्थित है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। कौन कौन सी? इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर चलती हैं। और अन्य जो साथी आपका 4 हैं, कौन सी 4 हैं? कार्स। जैसे कि कार्स में कौन कौन सी आती हैं? एक तो आपका चीनी आ जाती है, चाइनीज लैंग्वेज आ गई, चाइनीज। चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन। ठीक है, चीनी हो गई आपका, अरबी हो गई, रशियन हो गई, रशियन, और आपका स्पेनिश हो गई। कौन सी? स्पेनिश। ये 4 यहाँ पर बोली जाती हैं यूएन की भाषाएं, यूएन की भाषाएं। मुझे बताओ यूएन के चार्टर में कितने चैप्टर हैं? जो यूएन का चार्टर है
यूएन साथी आपका जो चार्टर है उसमें कितने चैप्टर हैं, तो क्या बोलोगे? यूएन के चार्टर में जो चैप्टर हैं वो है 19 और टोटल आर्टिकल हैं इसमें 111 111। अगर मैं आपसे पूछूं यूएन में साथी जो आपका सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद यानी कि आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कितने देश होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं बताइए? सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में? तो आपको पता होना चाहिए यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब होता है, इसको दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 15। कितने होते हैं? इसमें 15 सदस्य होते हैं। उन 15 सदस्यों में से साथ ही आपका 10 तो होते हैं, कैसे? 10 तो होते हैं आपका टेम्पररी, टेम्पररी होते हैं यानी कि अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। और 5 क्या होते हैं? 5 होते हैं आपका, 5 स्थाई होते हैं। स्थाई का मतलब परमानेंट होते हैं। अब 5 स्थाई कौन कौन से हैं बता सकते हैं क्या? तो लिखिए जिनको नहीं पता है। तो 5 स्थाई हैं ABCFR, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और आपका कौन सा? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? अमेरिका, लिख सकते हैं आप इसको, अमेरिका यानी कि यूएस से लिख लीजिए आप, यूएस से। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, आपका चाइना, फ्रांस और रूस। भारत क्या स्थायी सदस्य है? आप कहेंगे नहीं भैया भारत नहीं है। तो भारत आता है किसमें? अस्थाई में। अब मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा सुनिए जरा, अस्थाई देश जो चुना जाता है वो कितने दिन के लिए चुना जाता है बताएं जरा। अगर हम बात करें आपसे, जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थाई, जो सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य कितने दिन के लिए चुना जाता है? ठीक है, अस्थाई कितने दिन के लिए चुना जाता है? तो अस्थाई जो सदस्य होता है साथी, जो आपका क्या बोलेंगे टेम्पररी मेंबर है, वो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, 2 वर्ष के लिए। अच्छा, भारत कितनी बार चुना गया है इसमें? 2 वर्ष के लिए चुना जाएगा वो, ठीक है, चुना जाता है। अगर हम बात करें आपसे भारत कितनी बार चुना गया है, तो अपना प्यारा देश इंडिया जो है इसके लिए क्या बोलेंगे 8 बार चुना जा चुका है, 8 बार। अगर सबसे ज़्यादा बार कौन चुना गया है बताएं? सबसे ज़्यादा बार जापान, कितनी बार चुना जा चुका है? तो आप कहेंगे जापान इसके लिए 12 बार चुना जा चुका है, पहले 11 बार था और पिछले सेशन के लिए 2023 से लेकर के 24 यानी 2 साल के लिए चुना गया था। अब हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, एक वर्ष में कितने ऐसे देश हैं जो अस्थायी चुने जाते हैं? तो याद रख लेना, कुल अस्थायी होते तो 10 हैं, लेकिन क्या बोलेंगे आपका ऐसे बोलेंगे। अगर मैं पूछूं कितने चुने जाते हैं, तो एक वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं। कितने देश चुने जाते हैं? 5 देश साथी आपका चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिख लिया करो आप, एक वर्ष में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंडिया पहली बार कब चुना गया था, क्या आप बता सकते हैं? इंडिया 8 बार चुना गया। अगर हम आपसे पूछें भारत पहली बार कब चुना गया था? इंडिया पहली बार चुना गया था 1950 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया पहली बार 1950 में चुना गया था। कब? 1950 में। ओके, ये हमारी बात थी। हमने आपको बताया यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर कौन सा डे हो गया? तो यूएन डे हो गया, यूएन डे। जब इसके लिए शुरुआत में हस्ताक्षर हुए थे तो कितने देशों ने साइन किए थे? तो आप कहेंगे इस पे भैया टोटल 51 कंट्रीज ने साइन किए थे। ठीक है, और टोटल 51 कंट्री ने जब इस पे साइन किए तो 51वां देश कौन सा था? 51वां देश कौन सा था? क्या बोलेंगे? इस पे साइन करने वाला जो 51वां देश था उसका नाम था साथी आपका पोलैंड। क्या नाम था? पोलैंड उसका नाम था, पोलैंड। और वर्तमान में यूएन में कितने सदस्य हैं बताओ? वर्तमान में यूएन में कितने सदस्य हैं? तो यूएन में जो मेंबर हैं उनकी संख्या है वर्तमान में 193। कितनी है? 193। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो 193वां सदस्य है उसका नाम है साउथ सूडान, यानी कि दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान। एक बार थम्स अप करके बताएं भैया, आवाज और लिखा हुआ आप सबको क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इस बात में? लिखा हुआ साफ दिख रहा है ना? ये बढ़िया है, इस पर साफ दिखता है एकदम से। वो एक्सपेरिमेंटल मोड पे था और हम उसमें कामयाब हुए। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? किस चीज का आविष्कार किया बताएंगे? कंपास का, डायनामाइट का, पेनिसिलिन का, लाइट बल्ब का। तो भैया बल्ब छोड़ दीजिए एडिशन का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। पेनिसिलिन छोड़ दीजिए, इन्होंने आपका आविष्कार किया था किसका? डायनामाइट।
डायनामाइट का। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। कितने साथी बता सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड नोबेल की अगर हम बात करें आपसे तो क्या बोलेंगे? अल्फ्रेड नोबेल, जो नोबेल थे आपका, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल नाम था यूं तो इनका। जो नोबेल है इनका जन्म हुआ था 1833 में। और अल्फ्रेड नोबेल की डेथ किस ईयर में हुई थी? तो डेथ हुई थी 1896 में। देश था इनका साथी स्वीडन। इनके मरने के बाद में इनके साथी आप जानते हो विल, यानी कि इनकी वसीयत को पढ़ाया गया था। और वसीयत जब इनकी पढ़ी गई तो उसमें पता चला कि नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। यानी नोबेल पुरस्कारों की कभी भी पूछे आपसे, जो नोबेल प्राइज हैं, नोबेल प्राइज है, उनकी घोषणा कब की गई थी? अनाउंसमेंट कब हुआ था? नोबेल नोबेल प्राइज के साथ ही जो आपका अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो आप कहेंगे अनाउंसमेंट हुआ था 1900 में। लेकिन कभी भी पूछे पहली बार दिए कब गए, फर्स्ट टाइम, पहली बार साथी कब वो दिए गए थे? तो फर्स्ट टाइम पहली बार 1901 में दिए गए। कितने क्षेत्र में दिए जाते थे जब शुरू में इसको घोषित किया गया? तो शुरू में कितने में? तो 5 फील्ड्स उन्होंने बताए थे। कौन कौन से थे? याद रखना, शुरुआत में आपका 5 क्षेत्र थे शुरू में। यानी जब इनको स्टार्ट किया गया तो कितने फील्ड्स में दिया जाता था? शुरुआत में आपका 5 फील्ड्स में दिया जाता था। और वो 5 फील्ड कौन कौन सी हैं? 5 में पहली एक तो फिजिक्स हो गई, फिजिक्स यानी कि भौतिकी के लिए, भौतिकी के लिए। एक आपका केमिस्ट्री के लिए यानी कि आपका रसायन के लिए हो गई। और तीसरा आपका बायोलॉजी वाला फील्ड यानी कि मेडिसिन का फील्ड हो गया, मेडिसिन का यानी कि आपका किसका? चिकित्सा का क्षेत्र हो गया। और चौथा क्षेत्र कौन सा था इसमें? आपका एक था लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर बोले तो यानी कि आपका साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। और पांचवा क्षेत्र कौन सा था वो आप बताएंगे। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी। और पांचवें क्षेत्र की बात करें तो पांचवा था आपका शांति का क्षेत्र, यानी कि पीस के फील्ड में दिया जाता था, दुनिया में जो शांति स्थापित करने का कार्य करेगा। अब बाद में क्या जोड़ा गया इसको? 1969 में इसमें छठे फील्ड के लिए दिए गए। छठा फील्ड कौन सा था? वो था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बोले तो आपका अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। तो क्या गणित इनमें है शामिल? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता? जैसे गणित आ गया तो मुझे बताएं गणित का नोबेल किस अवार्ड को कहा जाता है? गणित का नोबेल किस अवार्ड को कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए भैया वो मैथ के लिए दिया जाता है, उसका नाम है एबल अवार्ड। क्या? एबल अवार्ड उसको हम कहते हैं। अच्छा मुझसे पूछें तो या मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे, आप क्या पूछेंगे? वास्तुकला का नोबेल किसको बोलते हैं? नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर किसको कहा जाता है? नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर किसको कहा जाता है? आप सब लोगों का आंसर आना चाहिए। नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। बहुत बढ़िया, अयांश ने सबसे पहले आंसर दिया है, पृथ्वीकर। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत सारे साथियों ने कहा। तो 5 क्षेत्र में ये दिया जाता है। अच्छा मुझे बता, इनको जो अनाउंस किया जाता है, जो इनकी साथी आपका घोषणा होती है वो किस मंथ में होती है? जो अनाउंसमेंट होती है वो होती है आपका अक्टूबर में। किस में? अक्टूबर में। और जब इनको साथी आपका दिया जाता है तो वो कौन सा मंथ होता है? तो वो होता है दिसंबर का 10th डे, यानी कि 10 दिसंबर को ये दे दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को कहाँ पे दिए जाते हैं साथी आपका? 10 दिसंबर को ये, तो आप कहेंगे स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम किस देश में स्थित है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। अच्छा जो घोषणा होती है वो कहाँ पर होती है? तो घोषणा होती है आपका ओस्लो में। कहाँ पर होती है? ओस्लो में। ठीक है, घोषणा होती है आपका ओस्लो में होती है। कहाँ पर? ओस्लो में होती है भैया। इकोनॉमिक्स का 1967 में जोड़ा गया। मधुर शर्मा कह रहे हैं, हाँ जी आपने एकदम ठीक लिखा है, वही हमने यहाँ पर कहा है। इकोनॉमिक्स के लिए पहली बार 1969 में दिया गया। देखो 1967 में इकोनॉमिक्स के लिए पहली बार अनाउंस किया, मतलब आपका उसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1968 में उसको अनाउंस कर दिया गया और आपका 1969 में पहली बार दिया गया था। जिसको दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए, रैगनर फ्रिश को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वही हमने बताया। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में, और आपका घोषणा ओस्लो में होगी। लेकिन एक अवार्ड ऐसा है जो साथी स्टॉकहोम में ना दिया जा करके ओस्लो में दिया जाता है। उस अवार्ड का क्या नाम है? वो कौन सा अवार्ड है आपका? किस फील्ड का अवार्ड है? तो आप कहेंगे शांति का पुरस्कार है, शांति का। अच्छा जो शांति का नोबेल है वो कौन सी संसद के द्वारा दिया जाता है? आपको पता होना चाहिए शांति का नोबेल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा साथी इसमें क्या होता है कि इस पर हमेशा डिस्प्यूट्स रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या है अब वो अनाउंस ही नहीं करते, बिना अनाउंसमेंट के दिया जाता है। और शांति का जो नोबेल है
वो स्टोर्टिंग जो संसद है, क्या बोलोगे, स्टोर्टिंग संसद के द्वारा। स्टोर्टिंग कहाँ की संसद है, नॉर्वे की, तो इसके द्वारा इसको फिर नॉर्वे की, इसके द्वारा इसको दिया जाता है, इसके द्वारा इसको दिया जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लें, सबसे कम उम्र में जो साथी आपका नोबेल मिला है वो कौन है, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली कौन, बताओ जी, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली कौन है, सबसे कम उम्र में नोबेल मिला है, सबसे कम उम्र में, बताओ जी। आप कहेंगे सबसे कम उम्र में मिला है भैया किसको, मलाला यूसुफजई को। किस ईयर में मिला था मलाला यूसुफजई को, एक इंडियन भी थे जिनको जब मिला था आपका, भारत में एक है ना आपका समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी, वो एक मूवमेंट चलाते हैं बचपन बचाओ आंदोलन, तो उनको उनको भी मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में 2014 में, ठीक है। अला मलाला यूसुफजई की एसएससी बहुत इंपॉर्टेंट बुक पूछती है दोनों, एक तो आई एम मलाला बुक है तो उसको तो आप समझ ही जाओगे मलाला, एक इनकी किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड, क्या, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये किसकी बुक है, तो हमारा आंसर आएगा कि ये मलाला की बुक है। अच्छा ठीक है, तब से कितनी उम्र में मिल गया था इनको, तो 16 वर्ष कुछ महीने की, लगभग 17 वर्ष कहा जाता है। सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में किसको मिला है, सबसे ज़्यादा एज में, तो वो मिला है 97 की एज में। कौन व्यक्ति है वो जिनको 97 की एज में मिला है, 97 एज में किसको मिला है, तो उनका नाम है गुड इनफ, क्या, गुड इनफ है, गुड इनफ, गुड इनफ को मिला है। ओके नेक्स्ट, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था, हवाई परिवहन बताओ जी। हवाई परिवहन 1948 में शुरू किया गया, 1932 में शुरू किया गया, 1954 या 1911 में, तो भैया पहली बार 1911 में शुरू हुआ, और ये क्या थी, दरअसल में विश्व की पहली हवाई डाक सेवा थी। ये साथी आपका हवाई डाक सेवा थी, क्या बोलोगे, ये भैया एयर पोस्ट सर्विस थी, क्या थी एक, ये एक एयर पोस्ट सर्विस थी जो 1911 में हुई थी। अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी, ये हुई थी आपका प्रयागराज, प्रयागराज से लेकर के, प्रयागराज से नैनी, क्या बोलोगे, प्रयागराज से नैनी, ज़्यादा दूर नहीं है ये, आपका लगभग 10 किलोमीटर दूर था। और जिस प्लान से ये हुई थी, यानी कि जो प्लेन था आपका, जो जहाज था, उस प्लेन का नाम है आपका हम्बर बाई प्लेन, क्या, बोलो जी कौन सा प्लेन था, हम्बर बाई प्लेन था, हम्बर बाई प्लेन था। ओके 1932 भी इंडियन एयरलाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको नोट करना। 1932 में किसकी स्थापना हुई है, टाटा एयरलाइंस की। तो टाटा एयरलाइंस किस वर्ष बना था बताओ, टाटा एयरलाइंस किस वर्ष बना, 1932 में बना था, 1932 में। और यही टाटा एयरलाइंस क्या हो गया था भविष्य में, यही टाटा एयरलाइंस 1946 में एयर इंडिया बना। तो कभी भी पूछे ना एयर इंडिया की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी, यानी पहले क्या था वो आपका, तो पहले था वो टाटा एयरलाइंस, और बाद में 1946 में वो क्या हो गया था, एयर इंडिया हो गया था, एयर इंडिया हो गया था। अगर हम हवाई परिवहन की बात करें आपसे, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि हवाई परिवहन पहली बात तो किस मिनिस्ट्री के आपका अधीन आता है, बताओ किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये, इसका मंत्रालय होता है आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय, क्या बोलोगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, क्योंकि आपको पता ही है हमेशा से भाई परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मतलब क्या हो गया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है ये, आप क्या है, सिविल एविएशन, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है। ओके बॉस कोई दिक्कत, बोले नो, कोई दिक्कत इस बात में नहीं जी। अच्छा यहाँ पर हम पूछेंगे आपसे, क्या बोलेंगे, भारत की जो, मुझे तुम पहले तो ये बताओ भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, भारत का पहला हवाई अड्डा, क्रम से बताना जरा, पूछेंगे आपसे। भारत का पहला हवाई अड्डा, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं तो, पहला हवाई अड्डा, तो आपने अक्सर इसको देखा होगा कि भैया हवाई अड्डे का नाम आता है, तो पहले कई बार कई आपका आर्टिकल्स में लिखा मिल जाता है बमरौली, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, बमरौली कई बार लिखा मिल जाता है, जो कि आपका यूपी का, लेकिन वो क्या था, वो साथी आपका आर्टिलरी सर्विसेज के लिए था, वो आपका सैन्य सेवाओं के लिए था। तो कभी भी आपसे पूछे तो आप कहेंगे वो जूहू है, कौन सा है, जूहू, जूहू यानी कि मुंबई, और ये बना था आपका 1928 में। कब बना था, पहला हवाई अड्डा यानी कि पहला एयरपोर्ट हमारा 1928 में बना था। मुझे बताओ सबसे बिजी कौन सा है आपका, सबसे बिजी, सबसे बिजी जो एयरपोर्ट है भारत का वो कौन सा है, तो सबसे बिजी एयरपोर्ट है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल किस जगह पर स्थित है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है नई दिल्ली में। मुझे बताओ सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है भारत का, सबसे बड़ा,
तो कौन सा है ये आपका? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, यानी इंदिरा गांधी जी के नाम पर नई दिल्ली में। तीसरा मैं आपसे पूछूंगा सबसे बड़ा कौन सा है, बिगेस्ट एयरपोर्ट भारत का, तो वो है राजीव गांधी। राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है दोस्त बताओ? र, राजीव गांधी भैया जी वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत का मुझे बताओ 100वां हवाई अड्डा कहाँ पर है? जो 100वां साथी एयरपोर्ट बना भारत का, वो कहाँ पर है? तो 100वां एयरपोर्ट था हमारा पाक्यांग। क्या? पाक्यांग। और पाक्यांग कहाँ पर स्थित है आपका? वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारतीय वायुयान अधिनियम किस वर्ष में आया था? जो साथी आपका एयरप्लेन एक्ट आया था, वो आया था 1934 में। क्या बोलेंगे? वायुयान अधिनियम आपसे हमने पूछा है, वायुयान अधिनियम कब आया था? वायुयान एक्ट कब आया था? एयरप्लेन एक्ट तो 1934 में आया, 1934 में आया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक हमें भी याद है, दो चीजें बहुत अभी चर्चित हुई थी। एक तो सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला या विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया? क्या बोलेंगे? ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी, द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में पहला बन गया है। तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। बोलेंगे जी, सारे लोगों का आंसर होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे भैया? आपका क्या बोल दिया हमने यहाँ पर? क्या बोलेंगे? एक तो साथी हमने आप सॉरी एक तो हमने बोला आपसे कि यहाँ पर हमको बोलना है सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित, ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी, ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी, जो पहला पहला बना है ये आपका कहाँ पर? विश्व में, पूरी दुनिया में ये पहला बना है। तो वो है आपका कोचीन। क्या बोलोगे? कोचीन हवाई अड्डा है। और कोचीन हवाई अड्डे की एक प्रमुख बात और है, ये पीपीपी मॉडल पर आपका, क्या बोलेंगे, आपका जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है पीपीपी मॉडल पर। क्या बोलेंगे? पीपी मॉडल। सारे लोग पीपीपी का फुल फॉर्म लिखें। ये आपको टास्क है अभी, ये अपने सारे के सारे एकलव्यों को अभी ये टास्क है कि आपको पीपीपी का फुल फॉर्म लिखना है। तो पीपीपी मॉडल पर बना पहला, बना बना ये पहला एयरपोर्ट है, पहला एयरपोर्ट है ये, आप पहला एयरपोर्ट है, ठीक है, पीपीपी मॉडल पर बना है। तो आपका सबसे बिजी हो गया, सबसे बड़ा हो गया, 100वां हो गया आपका, वायुयान एक्ट हो गया, पीपीपी मॉडल पर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको बताएंगे। एक टॉपिक जो होगा हमारा वो लगभग क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, वो हमको कवर करना है। फिर दूसरे में हम वायुयान का लेके आएंगे, जिसमें हम आपको एयरपोर्ट बताएंगे, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। जैसे डोनी पोलिया वगैरह से बहुत क्वेश्चन आता है, आपका कैंपागोड़ा वगैरह से आता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऋत्विक सिंह जी ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत शाबाश, बहुत खूब। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? यानी कि जैसे कि दशक में वृद्धि समझते हैं, दशक मतलब 10 वर्षों में कितना परसेंट जो साथी आपका डिकेडल ग्रोथ हुआ, दशकीय वृद्धि कितनी हुई। यानी कि 2011 से पहले भैया जनगणना कब हुई थी? 2001 में हुई थी, तब हम 102 करोड़ के करीब हुआ करते थे। और तब हमारी 2011 में हुई, तो तब हम हो गए आपका कितने के करीब? क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम पहुंच गए 120 करोड़ पे। तो ये जो डिकेडल ग्रोथ हुआ परसेंटेज में, वो कितना हुआ? 17.64, बहुत सारे साथियों का आंसर आया भैया, 17.64 हुआ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कब, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी भी डिकेड में कि 17.64 से भी ज़्यादा हो गया हो? आप कहेंगे हाँ जी भैया। एक हमारा डिकेडल ग्रोथ हुआ था, कब बोलेंगे? 1960, 1961 से 1971 में, 1971 में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा चेंज हो गया था इस दौरान आपका 24.80% की क्या रही थी, एक डिकेडल ग्रोथ रहा था। और ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कभी डिकेडल ग्रोथ नहीं हुआ है, इससे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कभी नहीं हुई है। अच्छा मुझे बताओ ये क्या होगी? सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि है। अगर मैं पूछूं सबसे कम दशकीय वृद्धि कब रही है, अगर हम पूछ लें आपसे सबसे कम दशकीय वृद्धि कब रही है, तो आप कहेंगे 1911 से 21 के दौरान रही है। 1911 से 21 के दौरान, क्योंकि इस समय पर जनसंख्या क्या घट हुई थी, घट गई थी, 0.31% नेगेटिव में रहा था। ये एक ऐसा डिकेड है जिसमें जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गई, घट गई। अब हम आपसे पूछेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इंडिया के बारे में, ठीक है, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन भैया पूछा ही पूछा जाता है, याद रख लेना इस बात को। कभी भी कोई भी एग्जाम आप दें, अगर हम इंडिया की बात करें आपसे, 2011 की जनगणना की बात करें, किसकी?
2011 का सेंसस का बात करें, किसी भी साथी को आपका सेंसस का क्लास करना है तो हमने यूट्यूब पे कंप्लीट सेंसस कराया हुआ है एक ही क्लास में। तो आप कभी बाद में जब आपको कभी समय हो 10 दिन 15 दिन बाद, और 10-10 15-15 मिनट करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे की शायद वो क्लास है, उसमें लिख लेना सेंसस 2011 नवीन, तो आप उसको सारे फैक्ट करेंगे, हर एग्जाम में बंद। ओके, थम्स अप कर दिया करो मेरी बातों पे। हाँ जी भैया, हम उसको समझ गए, तो हमको लगेगा जो तुम्हें समझाया है वो तुम तक पहुंच गया है। तो 2011 की सेंसस में क्या पूछना है, पहली बात तो मुझे बताओ, जो भारत में साथी आपका घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी तो आप कहेंगे ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 382। अगर हम आपसे पूछें जो साथी आपका सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है वो कितना है, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात कितना है, तो आप कहेंगे लिंगानुपात भैया देश में है आपका 943, 943 है, 943 है। अगर हम आपसे पूछें बाल लिंगानुपात कितना है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, बाल लिंगानुपात, तो आप कहेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो है हमारे देश में दोस्त आपका कितना, 919 है, 919 है। अगर मैं पूछूं देश में लिटरेसी कितनी है, लिटरेसी बताइए दोस्त, साक्षरता कितनी है देश में, तो साक्षरता है 74.04%। ये हम कल भी पूछेंगे आपसे, या जरूरत पड़ेगी हमको। अच्छा, लिटरेसी में मुझे बताओ मेल लिटरेसी कितनी है और आपका फीमेल लिटरेसी कितनी है, यानी पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। तो पुरुष है 82.10%। ये इतनी बेसिक चीज है कि आपको कम से कम पता होनी चाहिए, तभी हम आगे पूछेंगे, ठीक है। क्या पूछेंगे भैया, जनगणना 2011 में 29% पूछे गए, ये हमें गूगल पर भी समझ में नहीं आया। 29% दोस्त, जैसे अभी आपने सबने सुना होगा कि इस बार जातिगत जनगणना होगी, सुना आपने, तो इस बार एक कॉलम जाति का भी होगा। तो 29% का मतलब है उसमें 29 कॉलम थे कि आप कहाँ पर निवास करते हैं, आपकी आयु क्या है, ठीक है, और आपका अन्य व्यवसाय क्या है। तो इस तरह के उसमें 29% पूछे गए थे, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त। ओके, तो 82.10%। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की 65.46% है। मुझे बताओ साथी 2011 में जो साथी कमिश्नर थे, यानी कि जनगणना आयुक्त थे, उनका क्या नाम था, जनगणना आयुक्त कौन थे, जो सेंसस कमिश्नर थे इस समय पर वो कौन थे, तो उनका नाम था सी चंद्रमौली। क्या नाम था, सी चंद्रमौली उनका नाम था, सी चंद्रमौली। अगर आपसे पूछे 2011 जनगणना के जो साथी आपका डेटा था वो कब आपका, जनगणना का जो साथी आपका डेटा था उसकी रिपोर्ट कब आई थी, जनगणना के डेटा की रिपोर्ट कब आई थी आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31 मार्च 2011 को आई थी, 31 मार्च 2011 को। तो क्या बताया था इस डेटा में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्यारे दोस्त किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या भैया यूपी में है। और सबसे कम जनसंख्या पूछे, सबसे कम पॉपुलेशन, जहाँ पे सबसे कम लोग हैं, तो वो है भैया आपका सिक्किम में। कहाँ पर है वो, सिक्किम में है, ये आपको पता होना चाहिए, सिक्किम में स्थित है। फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है, यानी क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट में फॉलो ऑन होता है, तो बताएं। केवल T20, T20 में कभी फॉलो ऑन होता है, आप कहेंगे नहीं भैया, केवल टेस्ट मैच में होता है फॉलो ऑन। तो फॉलो ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे पहली टीम खेली, उसने कुछ रन बना दिए, फिर दूसरी टीम आई खेलने, ठीक है, उसने कुछ रन बनाए, पहली टीम की पहली पारी और दूसरी टीम की पहली पारी के बीच में जो आपका विपक्षी टीम के बीच में जो अंतर है वो कितने रन का होना चाहिए, अगर उन दोनों के स्कोर में 200 रन का अंतर है उसको फॉलो ऑन बोलते हैं। तो फॉलो ऑन के लिए आपको एक शब्द याद रखना, कितने का, 200 रनों का अंतर, 200 रनों का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं फॉलो ऑन। क्या बोलेंगे उसको, फॉलो ऑन कह देते हैं, बाकी किसी में फॉलो ऑन होता ही नहीं है। अच्छा, जैसे एक दिवसीय मैच लिखा हुआ है यहाँ पे, एक दिवसीय मैच कितने ओवर का होता है भैया, तो ये 50 ओवर का होता है, कितने का होता है, 50 ओवर का होता है। T20 की बात करें कितने का होता है ये भैया, 20 ओवर का होता है, 20 ओवर का। अच्छा, T20 में एक बात बताओ आप हमको, T20 में जो साथी आपका जो पावर प्ले होता है वो कितने ओवर का होता है, T20 में पावर प्ले जो होता है, यानी टोटल 20 ओवर में से 30 गज के घेरे के अंदर कितने खिलाड़ी रहेंगे आपका, क्या बोलेंगे, पावर प्ले के अंतर्गत 2 खिलाड़ी होते हैं आपका, और पावर मतलब उसके घेरे के बाहर होते हैं इतने, बाकी सब अंदर। तो पावर प्ले में कितने तक होता है, 6 ओवर का होता है, कितने का, 6 ओवर तक होता है पावर प्ले, बहुत बढ़िया। अब इसमें बताओ एक जो बॉलर है, एक बॉलर वो कितने ओवर फेंक सकता है, एक बॉलर T20 में,
तो एक बॉलर जो है T20 में वो 4 ओवर फेंक सकता है, 4 ओवर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, कम चाहे जो भी हो। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें ओडीआई की, वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई के मामले में क्या होगा, जो पावर प्ले होता है वो शुरुआती कितने ओवर का होता है ये बताओ, उसमें तो लास्ट में भी होता है और शुरुआत में होता है, इसलिए इसके पावर प्ले क्वेश्चन बनता नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि आपका ओडीआई में एक बॉलर मैक्सिमम, एक बॉलर जो होता है वो मैक्सिमम कितने ओवर फेंक सकता है, तो आप कहेंगे इसमें वो मैक्सिमम भैया 10 ओवर फेंक सकता है। कितना? 10 ओवर वो फेंक सकता है एक बॉलर, ये पता होना चाहिए। अच्छा हम बात करें यहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है डीएलएस फॉर्मेट, क्रिकेट में इन सभी फॉर्मेट में होता है डीएलएस मेथड। तो डीएलएस बताओ कौन से फॉर्मेट में नहीं होता है, इसको बोलते हैं डकवर्थ लुईस मेथड। कौन सा होता है? डकवर्थ लुईस। कब इस्तेमाल होता है भैया ये डकवर्थ लुईस जो सिस्टम होता है, ये कब इस्तेमाल होता है? तो आप कहेंगे ये डकवर्थ लुईस मेथड जो होता है ये बारिश होने पर इस्तेमाल होता है। क्या? एक शब्द लिखा करो, मैं उसी से समझ जाऊंगा हमेशा आपका। अगर आपको यही है, सोचो भी ना तो आप एक शब्द सोच लेना, बारिश, कूल माइंड से रहेगा एकदम, ठीक है, कि बारिश में होगा। कब से शुरू हुआ था भैया डीएलएस? डीएलएस शुरू हुआ था आपका 2008 से। पूछा जाता है कब से आपका डीएलएस, कब से, नहीं 1997 में शुरू हुआ था डीएलएस, वो तो आपका डीआरएस है, डीआरएस है वो तो, ठीक है, डीआरएस है। तो क्या बोलेंगे आपका डकवर्थ लुईस, ये शुरू हुआ था 1997 से। और ये आपका किस किस के बीच में? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की टीम थी, जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के बीच ये आपका इस्तेमाल हुआ था पहली बार, इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। अब यहाँ मैं पूछूं किस आपका किस फॉर्मेट में ये इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप क्या बोलेंगे? टेस्ट में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? टेस्ट में नहीं होता है, टेस्ट में नहीं होता है। यानी किस में हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ टीएलएस किस फॉर्मेट में नहीं होता है, तो आप कहेंगे भैया वो आपका टेस्ट में नहीं होता। क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया, मोहित राजपूत जी ने एक बहुत अच्छा फैक्ट लिखा है, 1987 60 ओवर से 50 ओवर का हुआ था ओवर। बहुत बढ़िया। एक मेथड है आपका अभी जो मैंने नाम लिया, दूसरा क्या बोलेंगे? डीआरएस, उसका फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? डीआरएस का फुल फॉर्म बताओ, डीआरएस क्या होता है? डीआरएस ध्वनि रिव्यू सिस्टम, मत बोलना कोई भी, क्या बोलोगे इसको? इसको बोलते भैया डिसीजन, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम इसको बोलते हैं। ये इस्तेमाल हुआ था 2008 में। डीआरएस कब इस्तेमाल हुआ था? पहली बार 2008 में। कब इस्तेमाल हुआ था? पहली बार 2008 में इस्तेमाल हुआ था, इंडिया और श्रीलंका के मैच में, इंडिया और श्रीलंका के मैच में इस्तेमाल हुआ था। डीआरएस मतलब समझ रहे हो कि भाई आपका क्या ले लिया, आपका एक टीम के पास में कितने डीआरएस होते हैं? दो दो डीआरएस होते हैं। तो डीआरएस मतलब एक अलग एम्पायर से आपका डिसीजन ले लिया। अब मुझे बताओ डीआरएस से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी दुनिया में कौन है? डीआरएस से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बताएंगे भी, अतिरिक्त बातों में मत लगना कभी भी तुम। पहला खिलाड़ी कौन है डीआरएस से आउट होने वाला? तो पहले खिलाड़ी हैं आपका, क्या बोलोगे? पहले खिलाड़ी हैं भैया भारत के वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। अच्छा आप क्वेश्चन पूछ लें जरा, मुझे बताओ वीरेंद्र सहवाग भारत क्रिकेट में किस फॉर्मेट के सबसे पहले कैप्टन थे? ये सबसे पहले कैप्टन है उस फॉर्मेट के, आपका आंसर आना चाहिए। तो आप बोलेंगे वीरेंद्र सहवाग भैया आपका भारत में जो T20 फॉर्मेट था उसके पहले कैप्टन थे, T20 फॉर्मेट। अच्छा मुझे बताएं विराट कोहली कौन से फॉर्मेट के सबसे पहले कैप्टन बने थे? तो विराट कोहली फॉर्मेट के थे आपका पिंक बॉल के। इसके विराट कोहली पिंक बॉल से जब मैच शुरू हुए थे तो उसके पहले कैप्टन थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत में ओडीआई का पहला कप्तान कौन है? पहला पहला ओडीआई कप्तान यहाँ बता दीजिए, पहला ओडीआई कप्तान कौन है? वनडे इंटरनेशनल का भारत का पहला कप्तान कौन है? तो ओडीआई के थे आपका अजित वाडेकर। क्या बोलेंगे? अजित वाडेकर। और जब तीनों मैच की तुलना की बात चल रही है तो यहाँ पर एक तुलना और हम आपसे करना चाहेंगे, ठीक है। एक वो आपका कंपैरिजन होगा इस चीज़ का, तो वो कंपैरिजन है, मुझे बताओ जैसे टेस्ट मैच होता है तो वो कितने ओवर का होता है बताओ? टेस्ट मैच, तो टेस्ट मैच होता तो वैसे तो 5 दिन का है, कितने दिन का होता है? 5 दिन का होता है। और इसमें क्या होता है? 90 ओवर्स होते हैं। कितने? 90 ओवर्स होते हैं। एक छोटा सा तुलना इसमें करना, जो टेस्ट मैच में लंच टाइम होता है वो कितनी देर का होता है? लंच टाइम, लंच टाइम आपसे अगर यहाँ से पूछ ले आपसे जो टी ब्रेक होता है वो कितनी देर का होता है? टी ब्रेक। और आपसे जो इनिंग ब्रेक पूछे, आपसे क्या पूछे? इनिंग्स का जो ब्रेक होता है वो कितनी देर का होता है? तो क्या बोलेंगे? लंच टाइम होता है भैया यहाँ पर 40 मिनट्स का,
और टी ब्रेक होता है आपका 20 मिनट्स का, और इनिंग ब्रेक जो होता है यहाँ पर वो होता है 10 मिनट का। क्या बोलेंगे? 10 मिनट। वहीं पर अगर ओडीआई की बात करें, वनडे इंटरनेशनल की, ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका वनडे इंटरनेशनल की, तो उसमें लंच टाइम कितना होता है ओडीआई में? तो आप बोलेंगे भैया लंच टाइम नहीं होता, बस वहाँ पर होता है आपका इनिंग ब्रेक जो होगा वो 40 मिनट का होगा, 40 मिनट का। और T20 में मुझे बताएं, T20 में मुझे बताओ एक बार, जो इनिंग ब्रेक होता है T20 में कितनी देर का होता है? कितनी देर बाद दूसरी इनिंग शुरू हो जाती है T20 में? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे भैया। कमाल 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 कमाल, 10 10 10 मिनट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो T20 में कितनी देर का होता है? T20 में होता है ये आपका इनिंग ब्रेक होता है आपका 10 मिनट का। कितनी देर का? 10 मिनट का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रेत समाधि उपन्यास की लेखक या लेखिका है? रेत समाधि, रेत समाधि को लिखा है गीतांजलि श्री ने। दुनिया में बहुत चर्चित हुई थी अभी दोस्त, क्योंकि इनको मिला था 2022 का, 2022 का कौन सा, इनको मिला था 2022 में आपका बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। कौन सा? बुकर इंटरनेशनल, बुकर इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला था आपका, इंटरनेशनल अवार्ड। और बुकर इंटरनेशनल अवार्ड किस ईयर में? 2022 में। और इसी किताब का, ये जो किताब है टॉम, क्या बोलेंगे इसको, रेत समाधि, रेत समाधि, इसका जो साथी आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? क्योंकि इन दोनों को प्राप्त हुआ ये। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था आपका डेजी रॉकवेल ने। किसने? डेजी रॉकवेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लें, उत्साही बच्चे आंसर दे पाएंगे। जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये किस वर्ष में शुरू हुआ था और किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब तो आप समझ गए, बुक के लिए यानी कि लिटरेचर के लिए भैया दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले बुकर इंटरनेशनल कौन सा, एक तो बुकर इंटरनेशनल, ठीक है, या आपसे पूछ ले बुकर अवार्ड, कौन सा, बुकर अवार्ड, या आपसे पूछ ले मान बुकर, तो एक ही बात है। ये कौन सा है? ये मन बुकर है। अगर इनको पूछ ले तो ये दोनों कब, तो मेन बुकर पूछ ले, अब बुकर तो 1969 में, और बुकर इंटरनेशनल कब शुरू हुआ था? वो 2005 में शुरू हुआ था, 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, कोई भी जब राइटर बहुत चर्चित होता है तो एसएससी का क्या पैटर्न है, रिसेंट में कोई बुक लिखी है उसको जरूर पूछे। तो इनकी और कौन कौन सी चर्चित बुक है बताएं जरा। इसकी गीतांजलि श्री की और कौन कौन सी चर्चित बुक है? इनकी एक किताब है तिरोहित। कौन सी? तिरोहित बुक इन्हीं की है, तिरोहित बुक। और एक किताब है इनकी द एम्प्टी स्पेस, ये इनकी बहुत चर्चित किताबें हैं। द एम्प्टी स्पेस किसकी बुक है? एम्प्टी स्पेस इन्हीं की बुक है, इन्हीं की बुक है। रीता कुमारी, शशि थरूर आपको एक दिन और बताएंगे, इनकी बहुत सारी चर्चित किताबें। एक में झुम्पा लाहिड़ी की बुक्स बताओ जरा, झुम्पा लाहिड़ी की बुक्स कौन बताएगा? झुम्पा, झुम्पा लाहिड़ी की बुक्स बताएं भैया। कोई एक किताब का नाम लिखें जो आप जानते हो झुम्पा लाहिड़ी की। आप कहेंगे झुम्पा लाहिड़ी की किताब है भैया वेयर अबाउट्स। एसएससी हर बार पूछती है वेयर अबाउट्स को। एक एसएससी बहुत पूछती है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज बुक इनकी बहुत चर्चित है। एक किताब है इनकी साथी द लो लैंड। कौन सी? द लो लैंड बुक किसकी है? वो इन्हीं की किताब है। और एक आप बताएंगे जो बहुत चर्चित, बहुत पुरानी भी है झुम्पा लाहिड़ी की, उसका नाम द नेम सेक। कौन सी? द नेम सेक बुक किसकी है? नेम सेक, ये बहुत पूछी जाती है, झुम्पा लाहिड़ी की बुक। ठीक है। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? आप सबको पता होना चाहिए दोस्त, पहले क्या था बंगाल में, तो पहले हुआ करता था गवर्नर, ठीक है, और गवर्नर के पद को क्या बना दिया गया था? जो गवर्नर का पद था उसको बना दिया गया था बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जो था आपका, उसको फिर बना दिया गया बंगाल का, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का, भारत का गवर्नर जनरल। और फिर उसी गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का वायसराय। तो ये चार व्यक्ति कौन थे शुरुआती, ये आपको बताने हैं। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना था, बंगाल का गवर्नर होता था आपका पहला, तो कौन बना था आपका यहाँ पर, तो उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्लाइव की बात नहीं कर रहे हैं हम क्लाइव के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लिख लो। बंगाल का पहला गवर्नर भी कौन बना था? तो गवर्नर बना था आपका क्लाइव। कौन था? गवर्नर क्लाइव बना था।
गवर्नर जनरल की दोस्त बात करें तो वो बना था हेस्टिंग्स। कौन बना था बताएं जरा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था आपका हेस्टिंग्स। मुझे बताओ हेस्टिंग्स किस एक्ट से बना था। हेस्टिंग्स किस एक्ट से बना था। और भारत का अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो वो बना था आपका कौन, बेंटिक बना था, बेंटिक, बेंटिक बना था। और भारत के वायसराय की बात करें साथ ही तो कैनिंग बना था। तो इसको बोलते हैं हम क्लाइव है, क्या बोलेंगे इसको, विलियम, ये क्लाइव था, विलियम है, क्या बोलेंगे, बेंटिक, और फिर आपका कैनिंग है। बेंटिक 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 बेंटिक, बहुत बढ़िया जी। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, किस किस एक्ट से बने। तो ये जो बना था हेस्टिंग्स, ये बना था आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं बेंटिक किससे बना था, तो बेंटिक बना था 1833 एक्ट से, 1833 के एक्ट से। अगर कैनिंग पूछे कभी भी तो आप लिखना 1858 एक्ट से, 1858 के एक्ट से। अच्छा दोस्त, अगर हम आपसे पूछें 1773 के एक्ट में और क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, तो आप कहेंगे 1773 के एक्ट में भी है सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये है कि भारत में आपका न्यायपालिका की स्थापना हुई थी, और कलकत्ता में आपका सुप्रीम कोर्ट बना था। किस वर्ष में, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे मुझे बताएं, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे। चीफ जस्टिस थे इसमें एलिजहा इम्पे, क्या बोलोगे, एलिजहा इम्पे थे। और एलिजहा इम्पे के साथ ही आपका तीन जो अदर जस्टिस थे, यानी तीन जो अदर जज थे, उनके क्या नाम थे, तीन अन्य न्यायाधीशों के, उनके नाम थे आपका लैम्बर्स, लैम्बर्स, क्या बोले, लैम्बर्स नहीं था, सॉरी लैम्बर्स नहीं था, क्या नाम था उसका, नाम था चैम्बर्स, चैम्बर्स था, लिमेस्टर था और हाइड था। चैम्बर्स, चैम्बर्स, लिमेस्टर, 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 और आपका लिमेस्टर के साथ में आपका तीसरा व्यक्ति था हाइड, हाइड। अब हम आपसे पूछेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पेश हुआ था, पेश प्रेजेंट कब हुआ था, तो ये पेश हुआ था आपका 18 मई 1773 को, 18 मई 1773 को। इसीलिए इसको नार्थ एक्ट कहा गया क्योंकि इसको फ्रेडरिक नार्थ ने पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फ्रेडरिक नार्थ ने क्या किया था, इसको पेश किया था, इसको पेश किया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पूछें आपसे, एक अच्छा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। जैसे हम आपसे पहले पूछेंगे, मुझे बताओ जो पिट्स इंडिया एक्ट आया वो किस वर्ष में आया, तब बनेगी बात। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं और इनको कनेक्ट करते हैं सारी चीज। जैसे हम आपसे पूछेंगे सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, पिट्स इंडिया एक्ट, तो आपका आंसर आएगा पिट्स इंडिया एक्ट आया विलियम पिट द यंगर की प्रधानता में। पिट्स एक्ट आया था 1784 में। 1784 के पिट एक्ट में क्या कर दिया गया था आपका, आप बताएं। पिट इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया था, तो उसमें दो संस्थाएं बनाई गई थी, एक तो बीओडी, एक बीओसी। बीओडी क्या था, इसमें दो संस्थाएं थी आपका, बीओडी एंड बीओसी। बीओसी क्या था आपका, बीओडी क्या था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें होते थे 24 सदस्य। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते थे, 24। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने सदस्य होते थे, इसमें होते थे भैया 6 सदस्य। कितने, 6 सदस्य इसमें होते थे। क्वेश्चन ये, बीओडी कैसे मामलों को संभालता था, तो ये आपका जितने भी बिजनेस अफेयर्स होते थे, व्यापारिक मामले होते थे, उनको संभालता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर संभालता था आपका राजनीतिक मामलों को, इनको, जितने भी राजनीतिक मामले होते थे। ओके, अब ये मुझे बताओ, क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो टोटल आपका बीओसी बनाया गया, इस बीओसी को या बीओडी को जो पैसा मिलता था वो जाता था कहाँ से आपका, जैसे बीओसी को भारतीय राजस्व से पैसा जाता था, कहाँ से, भारतीय राजस्व से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के सदस्यों को भारतीय राजस्व से धन देने की व्यवस्था किस एक्ट से की गई थी, तो वो एक्ट कौन सा था, तो क्या बोलेंगे भैया, वो था 1793 का एक्ट। कितना, 1793। तो 1773 के 20 वर्षों के बाद कौन सा एक्ट था, 1793 का एक्ट था। ओके, अब मुझे बताओ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि आपका 1813 के एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1813 के एक्ट से पूछा जाएगा, पहली बात तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपॉली खत्म हुआ था। मोनोपॉली, मोनोपॉली का मतलब होता है एकाधिकार, कब खत्म हुआ था, बताओ भैया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब खत्म हुआ था। और साथ में आपका जो ईसाई मिशनरी भारत में आ सकते थे, ईसाई धर्म प्रचारक, उनको बोलते थे ईसाई मिशनरी, वो भारत में आ सकते थे। तो कब आ सकते थे, 1813 के एक्ट से। कौन जो बताएगा मुझे कि भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन है, कितने साथी बता सकते हैं।
भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन है? याद रखना 52 एडी में आया था थॉमस अपोस्टल। क्या नाम है उसका? थॉमस अपोस्टल। माया शर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है। नहीं जी, माया शर्मा जी से भी पहले आंसर दिया है रंजन स्टार चैनल ने। बहुत खूब, बहुत खूब। और मुझे बताओ बीओडी और बीओसी किससे खत्म कर दिए गए थे, किस एक्ट से? तो बीओडी एंड बीओसी 1858 के एक्ट से खत्म किए गए थे, जब भारत सचिव पद बनाया गया था। बताइए जी, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? मॉर्ले मिंटो सुधार या फिर आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित था, तो आप कहेंगे हाँ जी ये आधारित था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से? इससे प्रांतों में, याद रख लेना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई। आपसे कभी भी पूछे डायरकी इन प्रोविंसेस कब स्टार्ट हुआ, डायरकी इन प्रोविंसेस, तो वो साथी इसी से स्टार्ट हुआ। आपसे पूछे जो इंडिया में साथी आपका विधान परिषद थी, विधान परिषद बोले तो आपका जो लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 सदन कब बनाए गए थे? जैसे भारत में आज भी कितने सदन है? बाइकैमरल सिस्टम है, 2 सदन है। उच्च सदन को आज आप राज्यसभा बोलते हैं, निम्न सदन को आज आप लोकसभा बोलते हैं। तो उस समय पर 1919 के अधिनियम से इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि बाइकैमरल सिस्टम इसका शुरू हुआ था। तो मुझे बताएं जो उच्च सदन था उसको उस समय क्या कहा गया था? या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में उच्च सदन का क्या नाम रखा गया था जब आपका भारतीय जो विधान परिषद थी उसको बांटा गया? तो जो उच्च सदन था उसको नाम दिया गया था राज्य परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल। और राज्य परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे? तो राज्य परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो 60 हुआ करती थी, 60। ठीक है। और जो आपका निम्न सदन था उसका क्या नाम रखा गया था? उसका नाम रखा गया था केंद्रीय विधानसभा। क्या? केंद्रीय विधानसभा उसका नाम रखा गया था। और केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 145। कितनी थी? 145। ठीक है। और यही वो अधिनियम है जिसमें कहा गया था आपका कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वायसराय की कार्यकारी परिषद में क्या होगा? कार्यकारी परिषद में भारतीय जरूर होना चाहिए। ये किस में कहा गया था? परिषद में भारतीय भारतीय होना आवश्यक है। इंडियन इज मैंडेटरी इन काउंसिल इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। इंडियन शुड बी या बोलें कि इंडियन इज मैंडेटरी इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। ये किस में कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। कितने दोस्त बता सकते हैं मॉर्लो मिंटो सुधार किस वर्ष में आए थे? मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में आए थे? कौन दोस्त बताएंगे? भैया इसमें पहले व्यक्ति बने थे सत्येंद्र नाथ बोस। शुभम तिवारी जी एकदम ठीक आंसर है, एकदम ठीक। सर जी इसको इंग्लिश में भी लिख दो। बेटा मैं बोल तो रहा हूँ, जो कोई वर्ड अगर मैं नहीं लिख पाऊंगा तो उसको मैं बोल दूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं बोलूंगा। अब ऐसा नहीं जी इसको हिंदी में भी लिखो, इंग्लिश में भी लिखो, इंग्लिश में भी लिखो, हिंदी में भी। ऐसे तो फिर तो कम से कम हमको 4 घंटा चाहिए क्लास कराने के लिए। हाँ तुम ये लिख दो 4 घंटे, तो मैं नहीं थकूंगा, मैं 4 घंटे क्लास करा दूंगा। डोंट वरी, उस चीज़ से नहीं घबराना है यार। थोड़ा तो तुम लिख सकते हो, इतने तो होशियार तुम होगे। कम से कम 12th तो तुमने ईमानदारी से किया होगा, ये तो मैं समझूंगा। ऐसा मत बोलना भैया, हाथ पकड़ के लिखवा दो। 1909 एकदम ठीक आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? ये आपका ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने नायक 2.0 फाउंडेशन से पॉलिटी को पढ़ा है? थम्स अप करके बताना। जो नायक 2.0 में फाउंडेशन में मैंने पॉलिटी पढ़ाई है वो आपने कितने लोगों ने पढ़ी है? मुझे नहीं लगता वो उनके लिए क्वेश्चन शायद ऐसे होता होगा, तिनके मात्र का सा क्वेश्चन उड़ा देते होंगे। क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू हैं भैया, जवाहरलाल नेहरू। और इसी में साथ ही आपका जो 1935 का एक्ट था, इससे कुछ जरूरी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है केंद्र में द्वंद्व शासन किससे शुरू हुआ था? यानी कि आपका जो डुअल गवर्नमेंट थी या डायरकी थी, डायरकी इन सेंटर किससे शुरू हुई थी? डायरकी इन सेंटर। तो साथ में प्रांत में अगर द्वैध शासन शुरू हुआ, तो सॉरी केंद्र में, तो प्रांतों में क्या हुआ? प्रांतों में खत्म हो गया। तो आपसे कभी भी पूछे प्रांतों में साथी जो डायरकी को अबोलिश किया गया वो किस एक्ट से खत्म किया गया? तो अबोलिश हुई 1935 के एक्ट से, 1935 से एक्ट से। एक बार भाई वो पोल क्रिएट करना,
हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लिक करना। इंग्लिश मीडियम वाले जितने साथी हैं वो इंग्लिश में करे, आपका क्लिक करना उस बात पे, ठीक है, जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के हो। अगर आपसे पूछे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, जो प्रांतीय सरकार बनी थी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, नहीं तो हम इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, 1937 में, फिर लिखना पड़ेगा हमको प्रोविंशियल, क्या बोलेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनी थी वो कब बनी थी, तो वो 1937 में बनी थी। मुझे बताओ साथी, अगर मैं आपसे पूछूं जो बर्मा देश है, जिसको आज आप म्यांमार बोलते हैं, वो बर्मा देश जो है भारत से अलग किस एक्ट से हुआ था, भारत से। भैया जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में ही आपका लिखना उसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, जो बर्मा को भारत से सेपरेट कर दिया गया, बर्मा को अलग कर दिया गया। अब मान के चलो मैं कहीं पे आपको लिखना है और मैं ये बोल दूं कि बर्मा को भारत से सेपरेट कर दिया गया, इस बात पे प्लीज तुम्हारा सहयोग चाहिए होगा, सहयोग चाहिए होगा कि आप कह देंगे भैया हाँ ये तो हम कर लेंगे, इतना तो हम जानते हैं, इतना तो हम जानते हैं, बहुत बढ़िया। एक बार पोल पे क्लिक करना, जितने भी साथी इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में लिखते हैं उसको, ठीक है। जो हिंदी वाले उनकी नहीं पूछ रहे हैं, हिंदी में तो हम उसको लिख ही रहे हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, तो एडजस्टमेंट करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 10%, 10% का मतलब लगभग 4000 बच्चे इंग्लिश मीडियम से, तो फिर तो लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा सा सहयोग आप भी करना, थम्स अप करें, जी भैया करेंगे, बस पोल कर दो, एंड कर दो उसको। तो दिया नहीं अभी आंसर, 10,000 नहीं दिया है, तो उतना ही आएगा लगभग, ठीक है। तो क्या आप बोलेंगे बर्मा को सेपरेट कब कर दिया गया, तो 1937 में हुआ है दोस्त, वैसे तो सेपरेट, लेकिन 1935 में उसको अलग किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट, सुना भी करो मैं जो बोला करूं, है ना, उसको लिख लिया करो। हमेशा तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुमने पढ़े लिखे तुम बच्चे हो, और इतना कोई फटीचर है कि भैया सुन के भी नहीं लिख सकता है, तो बेटा फिर मार आके लगाऊंगा वहीं, ऐसे समझो स्क्रीन में से निकल के, तो मैं एकदम से पटक के जॉन सीना वाली पटकी वहीं लगा दूंगा। संघीय अदालत, फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1937 में ही हुई थी, 1937 में ही हुई थी, ये आपका 1935 एक्ट से हो रहा है। अगर मुझे बताओ आरबीआई की जो साथी स्थापना हुई वो भी 1935 अधिनियम, लेकिन एक्ट तो उसका 1935 था। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 में। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, जो संघीय न्यायालय बना था, जो फेडरल कोर्ट बना था, इसमें टोटल जज कितने थे, नंबर ऑफ जजेस कितना था इसमें, टोटल जज कितने थे इसमें, तो टोटल जज आप कहेंगे इसमें न्यायाधीशों की संख्या थी भैया 7, 7 का मतलब 1+6, और एक कौन था, वो चीफ जस्टिस होता है। तो चीफ जस्टिस कौन थे यहाँ पर, तो चीफ जस्टिस थे यहाँ पर मॉरिस गोयर, कौन थे, चीफ जस्टिस थे यहाँ पर मॉरिस गोयर, क्या नाम था, मॉरिस गोयर चीफ जस्टिस थे। आरबीआई की स्थापना हो गई। एक साथ ही यहाँ पर हुआ था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों का विभाजन कितनी तरह से हुआ था आपका, शक्तियों का विभाजन कितनी तरह से, कितनी सूचियों में बांटा गया था उसको, कितनी स्केड्यूल्स में, तो शक्तियों का जो विभाजन हुआ था वो 3 स्केड्यूल्स में कर दिया गया था, 3 स्केड्यूल्स में। ये 3 स्केड्यूल्स कौन कौन सी थी, एक तो संघ हो गई यानी कि आपका सेंटर हो गई, एक आपका स्टेट हो गई, और एक कॉन्करेंट हो गई यानी कि समवर्ती हो गई, समवर्ती कॉन्करेंट। कितने दोस्त बताएंगे समवर्ती सूची को हमने किस देश से लिया है, समवर्ती सूची को हमने किस देश से लिया है प्यारे साथी, तो आंसर आएगा समवर्ती सूची। तो कमाल, अपने स्टूडेंट होने का परिचय देना, कभी भी गड़बड़ नहीं होनी, ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिस, आपको साथी एनलाइटन, आपको साथी अगर मैं बात करूँ स्पीड को बूस्ट करने के लिए, और आपको पुराना डेटा जो भी इंपॉर्टेंट है 5 साल 6 साल 7 साल क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं देखूंगा अपने आप, आपको साथी आपको फोकस करना है बस चीज़ों के आंसर देने पे और क्लास पे। बताएं फटाफट। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था कि भारतीयों को आज़ाद करेंगे, तो जुलाई 1947 में पारित किया था, जुलाई 1947 में। कितनी जुलाई को भैया, 18 ऑफ जुलाई 1947 को उसको पारित किया था, ठीक है, उसको पारित किया था। अच्छा मुझे बताएं जो साथी आपका माउंट बेटन योजना है वो किस वर्ष की थी भारतीय स्वतंत्रता को लेकर के, माउंट बेटन योजना जिसको नेहरू जी ने बाल्कन प्लान कह दिया था कि तुम हमारे देश को बाल्कन देशों की तरह बांटना चाहते हो, बाल्कन प्लान, इसको डिक्री बर्ड प्लान भी बोलते हैं, इसको साथी आपका बाल्कन प्लान भी किसने कहा था, इसको बाल्कन प्लान कहा था नेहरू जी ने। किसने कह दिया था, नेहरू जी ने इसको कह दिया था, हु सेड, नेहरू जी सेड। तो ये माउंटबेटन योजना किस वर्ष की है, तो याद रख लेना ये 3 जून 1947 की है, 3 जून 1947। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था बच्चों, मतलब दर से सीखना अपना, स्टेप टू स्टेप उसको बढ़ाना है, मजबूत करना है, ओके।
वो विश्वास आपको मेरे ऊपर रखना होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप ये बोल देना भैया आप अपने तरीके से कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हम जितनी चीज़ों को समाहित करें, इस सेट में हम जितनी चीज़ें सीखें, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होनी चाहिए और एग्ज़ाम में हमारी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। बाकी हमारी जिम्मेदारी तैयार हम कर लेंगे, वो वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। तो प्रथम व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? तो भारत में सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? पुर्तगाली। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे। मुझे बताएं पुर्तगालियों में पहला कौन आया? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा किस वर्ष आया? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो आप कहेंगे भैया 20 मई 1498 को आया। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? दूसरी बार आया था 1502 में। और तीसरी बार कब आया था? 1524 में। फिर यहीं मर गया, इसको मलेरिया हो गया वास्को डिगामा को। ठीक है, डिगाना नहीं, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। तो पुर्तगाली आए साथी आज सबसे पहले। पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? तो पुर्तगालियों के बाद में आपका डच आए, डच आए। डचों के बाद में कौन आए थे आपका? फिर ब्रिटिशियर्स आए। ब्रिटिशियर्स के बाद में कौन आए? फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी आए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुंचा था? भैया कालीकट में। अच्छा, वास्को डिगामा का मेंटर कौन बना था? कालीकट केरल में। कौन राजा था यहाँ पे? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तुमसे उम्मीद करूंगा, इतना बेसिक तुमको आना चाहिए। कौन सा राजा था वहां पर? जमोरिन राजा था। अगर मैं पूछूं इसका पथ प्रदर्शक कौन बना था, जिसने इसको रास्ता दिखाया था? अभी RWA आपका जो इसी चैनल पर 1 बजे हिस्ट्री की क्लास चलती है, जिनका हिस्ट्री कमजोर है वहां से क्लास किया करो। तो क्या बोलेंगे? वो भैया आपका है अब्दुल मजीद था। कौन था? अब्दुल मजीद था। मुझे बताओ पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री किस वर्ष खुली? पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री खुली थी वो किस वर्ष में खुली थी? तो जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी वो खुली थी 1503 में। 1503 में कोचीन में। कहाँ पर? 1503 में कोचीन में खुली थी। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर खुली थी इनकी, तो दूसरी फैक्ट्री जो पुर्तगालियों की खुली थी वो खुली थी 1505 में। और 1505 में कहाँ पर? आपका कन्नूर में खुली थी। कहाँ पर? कन्नूर में खुली थी, कन्नूर। कन्नूर में खुली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली आए, वास्को डिगामा आया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन है? बताओ, पहले ये क्वेश्चन बताओ फिर उसके बाद में आंसर। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली, भारत आने वाला जो साथी दूसरा सेकंड पोर्टुगीज था, सेकंड पोर्टुगीज हु केम टू इंडिया, दूसरा पुर्तगाली। तो आप कहेंगे दूसरा पुर्तगाली था भैया 1500 में, और वो था आपका पेड्रो कैब्रल। कौन था? पेड्रो कैब्रल। जिसने किसकी, कौन से देश के लिए मार्ग खोजा था? पेड्रो कैब्रल। और इसके साथ एक आदमी आया था जिसने किसको खोजा था? जिसने आपका केप ऑफ गुड होप का पहला रास्ता खोजा था, बार्थोलोमियो डियाज। इसके साथ में आया था ये। तो पेड्रो कैब्रल ने किस देश का रास्ता खोजा था? पेड्रो कैब्रल ने किस देश के समुद्री मार्ग की खोज की थी? बताएं दोस्त। बोलेंगे पेड्रो कैब्रल ने। सबका आंसर आना चाहिए ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील। बहुत खूब। तो पुर्तगाल वास्तविक शक्ति। तो पुर्तगाल में जो साथी पुर्तगालियों का जब बिजनेस बढ़ा तो इन्होंने पहला गवर्नर किसको बनाया था? तो पहला गवर्नर इन्होंने बनाया था आपका अल्मीडा को। किसको? अल्मीडा को। अल्मीडा ने क्या सोचा था? अल्मीडा ने एक तो आपका ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में सोचा कि भैया हम समुद्र को कंट्रोल करेंगे, अरब सागर को, हिंद महासागर को। और साथ में दूसरी चीज उसने कौन सी सोची थी? आपका जो कार्टेज सिस्टम है आपका, उसको लागू करेंगे। कार्टेज सिस्टम को, यानी कि सबसे टैरिफ लेंगे, टैक्स लेंगे, हम ही राजा, हम ही मंत्री। तो क्या बोलेंगे, क्या ये इसको, इसकी पॉलिसी को किसने खत्म कर दिया था? तो अल्मीडा आया था 1505 से 1509 तक के लिए। फिर इसके बाद में सेकंड गवर्नर आया, सेकंड गवर्नर आया, और इसने पुर्तगालियों को बहुत शक्ति दी, जिसका नाम क्या था? अल्बुकर्क था। क्या नाम था? अल्बुकर्क था। और अल्बुकर्क कब से कब तक रहा था? 1509 से 1515 तक। भैया क्या शक्ति उसने दी थी? कौन बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्बुकर्क ने अगले ही साल 1510 में क्या कर लिया था? गोवा को जीत लिया था। 1510 में इसने क्या कर लिया था? गोवा, गोवा जीता था, गोवा जीता था। ये बात याद रख लेना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं पुर्तगाली भारत से, भारत में सबसे पहले आए, पुर्तगाली गए किस वर्ष भारत से? तो याद रख लेना 19 दिसंबर 1961 तक ये इंडिया में जमे रहे थे। क्या बोलेंगे? पुर्तगाली भारत में, अब लगा लेना कितने वर्ष रहे। पुर्तगाली भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक भारत में कौन रहे थे? तो वो पुर्तगाली रहे हैं सबसे लंबे समय तक। कब तक भैया? 19 दिसंबर 1961 को इनके खिलाफ एक ऑपरेशन करना पड़ा था। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन विजय। क्या बोलेंगे? ऑपरेशन विजय। और ये गोवा से तब यहाँ से गए थे। ठीक है,
क्या बोलेंगे, गोवा से यहाँ से ये गए थे। कितने वर्ष रहे भारत में लगभग, बताएं जी। 1498 में आए, तो आप कहेंगे भैया ये तो बहुत लंबा समय रह गए। लगभग आपका क्या बोलेंगे, कितने वर्ष हो गए, 450 वर्षों से भी अधिक रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी दोस्त आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये बनी थी आपका 1600 एडी में। 1600 एडी में, यही क्वेश्चन आएगा आपका अगला भी, अगला क्वेश्चन इसी का रखा था हमने आपका। इंग्लैंड का शासक कौन था, एलिजाबेथ फर्स्ट थी। एलिजाबेथ फर्स्ट थी आपका, ठीक है। एलिजाबेथ की कुछ समय बाद ही डेथ हो गई थी। और महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु जो ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसको कहा गया था चार्टर, वो साथी कब जारी किया था। क्वेश्चन कर पा रहे हैं भैया, ऐसा नहीं होगा अभी कर पाए ना कर पाओ उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होगा धीरे धीरे टफ क्वेश्चन शामिल होने होंगे। हमको पूरे सिलेबस को कवर करना है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया। एक ऑर्डर और एक क्रम में चलेंगे कि एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो 31 दिसंबर 1600 को कितने वर्षों का परमिशन मिला था, मुझे बताएं। जो चार्टर को चार्टर दिया गया था वो 15 वर्षों के एकाधिकार का था, यानी 15 वर्षों की मोनोपोली इनको मिल गई थी, और कोई कंपनी नहीं जाएगी, सिर्फ यही जाएंगे, ठीक है। और इसको जो बनाया गया था 31 दिसंबर 1600 को, तो अध्यादेश मिल गया। ये जो कंपनी बनी थी, ये कंपनी बनी थी आपका किस ईयर में, तो कंपनी बनी थी आपका 1599 में। और उस कंपनी को जो बनाने वाले लोग थे उनका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। किसने बनाया था, मर्चेंट एडवेंचर्स ने इसको मिलके बनाया था। ओके, मुझे बताइए इस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो भारत में राजा कौन था, भारत में कौन था आपका शासक, भारत में शासक था आपका, क्या बोलोगे, अकबर। क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए 1556 से लेकर के 1605 तक कौन है, अकबर है। अकबर भारत में था, अकबर भारत में था। एक ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो दोस्त, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और एक बार लिख दो वेलकम सर, एक बार लिख दो वेलकम सर सारे लोग। सर की क्लास होगी आपका 7 तारीख से, और सिर्फ 20 सेट होंगे। जैसे हमारे जीएस में सिर्फ 30 सेट होंगे, ऐसा सर के सिर्फ 20 सेट होंगे, जिसमें सर आपको 4000 प्लस वॉकेब करा देंगे। और ये शुरू होगा सुबह 11 बजे से 7 बजे से। एक बार थम्सअप को लिख दो और वहाँ जाकर भी बोलना सर से, सर आप इसे कराएं, हम बहुत एनर्जी के साथ में करने वाले। ले चुके स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें, थम्सअप कर चुके, आगे आए। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं, कितने राज्य, कितने राज्य हैं जो तट रेखा पर हैं, तो आप कहेंगे भैया 9 है क्या, आप कहेंगे हाँ जी भैया। कौन कौन से 9 हैं, कोई बता सकता है, कौन कौन से 9 हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो बताओ भारत की तट रेखा कितनी लंबी है, तो भारत की जो तट रेखा है वो 7516 किलोमीटर की है। कितने की है, 7516.6 किलोमीटर की है। अच्छा अभी नए आंकड़े देखे आपने, नए वाले, तो भारत की जो तट रेखा है वो कितनी हो गई है, ये वाला देखा किसी ने आंकड़ा, 11,098 वाला, 11,098 किलोमीटर। क्योंकि 2023-24 में अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था, हम जो ये जमीन नापते थे ये सीधी सीधी नापी जाती थी, ये जिग जैग नहीं नापे जाते थे। ये जितने भी ज्वार नद होते थे या जहाँ पे नदियाँ निकलती थी उनको तिरछा नहीं नापते थे, लेकिन अब उनको तिरछा भी नापा जाएगा। जो डेल्टा हैं हमारे उनको क्या बोलेंगे, उनको सबको नापा जाएगा। तो 11,098 किलोमीटर ये हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, ये ऑफिशियल नहीं है, क्या बोलेंगे, अभी ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो 7,516 किलोमीटर। अगर तटरेखा की बात करें, जैसे कि हम इधर से शुरू करते हैं, आपका यहाँ पर एक उसमें भारत का मैप भी लगा होगा। भारत के मैप की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, तो मुझे बताइए कितने राज्य हैं जो तटरेखा से गुजर रहे हैं। इधर देखो, पहला राज्य सीन 2 पे लगाओ, पहला आपका गुजरात हो गया, पहला गुजरात हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। एक मैप हर बच्चे की स्टडी टेबल पे होना चाहिए, चाहे आपके स्टडी टेबल आपके पास हो ना हो, चाहे कच्ची दीवारें हो या कुछ भी हो, चाहे हाथ से नक्शा बनाना पड़े आपको, चाहे हाथ से रंग भरने पड़े, लेकिन आपके पास मैप होना चाहिए। ओके, तो क्या बोलेंगे, दूसरा कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, गोवा हो गया, चौथा कौन सा हो गया, कर्नाटक हो गया, और इधर कौन सा हो गया, केरल हो गया। तो मैं आपसे पूछूं पश्चिमी तट पर कितने हो गए, पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है, वेस्ट साइड है, क्या बोलोगे, ये पश्चिमी तट पर कितने राज्य मिलते हैं, तो पश्चिमी तट पर आप कहेंगे भैया 5 स्टेट है। कितने हैं, 5 स्टेट हैं। अब आते हैं पूर्वी तट पर, इस साइड, पूर्वी तट इस वाली साइड में, तो यहाँ क्या होगा, तमिलनाडु हो गया एक, तो एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक उड़ीसा हो गया, और एक कोलकाता हो गया।
तो आपका जो पूर्वी तट है उस पर कितना राज्य है? तो पूर्वी तट पर है आपका 4 स्टेट। कितना है भैया? 4 स्टेट है। तो कुल मिलाकर के कितना राज्य हो गया? 9 राज्य हो गया। अब मुझे बताओ इसमें सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है वो किस राज्य की है? सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है, क्या सबसे लंबी जो साथी आपका कोस्टल लाइन है वो किसकी है? जो समुद्री तट रेखा है वो किसकी है? तो आप कहेंगे इसमें सबसे लंबी समुद्री तट रेखा आती है, वो आती है गुजरात की। गुजरात के बाद में आती है आपका आंध्र प्रदेश की। इसकी आंध्र प्रदेश की। और तीसरी इसमें आती है आपका तमिलनाडु की। तो गुजरात की कितनी है? 1214 किलोमीटर में। आंध्र प्रदेश आपसे पूछे 973 किलोमीटर। और तमिलनाडु आपसे पूछे तो 906 किलोमीटर की। 906 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्त हमेशा, ये भैया याद रखेंगे। आप कहेंगे हाँ जी याद रखेंगे। कितने हो गए आपका? तटरेखा पर कितने हैं? 9 है। 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल बताएंगे। यशस्वी त्रिवेदी हमेशा अच्छे आंसर देने के लिए आप जाने जाते हैं दोस्त। भैया गोवा की सबसे कम है। हाँ, 103 भी कहा जाता है उसको, 104 भी कहा जाता है। 103 104 याद रखना है, गोवा की सबसे कम है। 9 डिग्री चैनल क्वारत्ती और मिनिकॉय के बीच में, अमीनी देव और क्वारत्ती के बीच में है, आपका कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में है, या अंडमान तथा निकोबार द्वीप बीचों के समूह में है। तो क्या बोलेंगे? क्वारती। क्वारती कहाँ पर पड़ता है दोस्त? आपका लक्षद्वीप। तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। कितने डिग्री? 9 डिग्री। 9 डिग्री। ठीक है, देखो ये वाला स्क्रीनशॉट लेना एक बार, ये स्क्रीनशॉट लेना। तो ये क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय, इनके बीच में कितना है? 9 डिग्री है। मिनिकॉय और मालदीव नीचे से शुरू करना, MM। तो कितना है आपका? MM के बीच में आपका MM। ठीक है, और फिर आएगा आपका ML। तो इनके बीच में 9 डिग्री। और इधर आपका 10 डिग्री किस किस के बीच में? निकोबार और अंडमान के बीच। ठीक है, देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट और समझना। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या हो रहा है? 8 डिग्री नीचे और 9 डिग्री कहाँ है? ऊपर है। तो भारत की जो मुख्य भूमि शुरू होती है कितना डिग्री से शुरू होती है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से। यानी कि 8 से थोड़ा ज़्यादा है और 9 से कम है। तो किधर जा रहे हैं? 8 से 9 की तरफ चल रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तीनों लाइन याद रहेंगी भैया? तीनों याद रहेंगे? हाँ जी भैया, तीनों याद रहेंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जैसे भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु आपको बताना है, अर्थात भारत का जो साथी आपका जो साउथ में है, तो साउथ में कौन सा सबसे सबसे दूर जो बिंदु है वो स्थित है? बताएंगे सबसे दूर साउथ में। तो साउथ ये तो क्या होता है? हमेशा आप रीजनिंग करते हैं, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, और इधर क्या है आपका? वेस्ट है। बताएं फटाफट से। तो भारत का सुदूरस्थ इंदिरा कॉल बोल दें या पॉइंट कालीमर बोल दें या पॉइंट कालीमर? तो आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट बोलेंगे भैया, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और क्या क्या बोलते हैं? इसको भैया पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पिगमिलियन। एक नाम और इसका, वो कौन बताएगा? तो इसको पिगमिलियन पॉइंट आप बोलें, या इसको आप पार्सन पॉइंट बोलें। क्या बोलें? पार्सन पॉइंट। आज का क्वेश्चन बहुत बेसिक लग रहा होगा कई साथियों को जिनको बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन यही हमारे चलने का क्रम है। ठीक है, यही चलने का क्रम है। अच्छा, मैं पूछूं इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ये स्थित है, अंडमान निकोबार। कन्याकुमारी क्या है? ये मुख्य है। देखो इसने बोला, ये नहीं बोला इसने दक्षिणतम बिंदु, इसने बोला सुदूरस्थ, साउदर्न मोस्ट, दक्षिण में भी सबसे दूर, दक्षिण में भी सबसे दूर। कन्याकुमारी कहाँ पर है? ये साउथ में है, साउथ में आपका स्थित है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। भारत का पूर्वी बिंदु बताओ सबसे बड़ा कौन सा? पूर्वी बिंदु सबसे ईस्ट में जो होगा, तो सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल में है। आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का, वो कौन सा है? उसका नाम है, मैं कुछ नाम भूल गया उसका, अगर आप मुझे याद दिला पाए तो बड़ी कृपा होगी। बताएंगे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? अरुणाचल में है। कहाँ पर है? अरुणाचल में है, और उसका नाम है किबूथू। क्या नाम है? किबीथू है, किबीथू। अच्छा, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का जो साथी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो पश्चिमी बिंदु कहाँ पर होगा? आपका गुजरात में। और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो उसका नाम है गुहार मोती। और किस राज्य में स्थित है? तो गुहार मोती आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर, पश्चिमी हो गया, अच्छा उत्तरी रह गया, एक उत्तरी बिंदु बताओ मुझे फटाफट से। उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है। और कहाँ पर है इंदिरा कॉल? जो कि आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है?
लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। अब यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, भारत की स्थिति मैंने आपको बताई, कहाँ से शुरू होती है? 8 डिग्री, मुझे बताओ फटाफट से, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? ऊपर, ऊपर जाती है साथी, देखो यहाँ 38 है, ऊपर 38 आया था इधर, तो यहाँ जाती है आपका 33 डिग्री 6 मिनट तक। तो इसको क्या बोलोगे आप? तो भारत का ये कौन सा हुआ? अंशांशीय विस्तार हुआ। यानी कि आपका भारत का जो अंशांशीय विस्तार है, अंशांशीय विस्तार है आपका, वो कितना है? तो अंशांशीय विस्तार आप कहेंगे यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का। और कैसा है? इसमें है आपका उत्तरी है, उत्तरी अंशांश में, उत्तरी अंशांश में। अगर मैं देशांतरीय विस्तार पूछूं भारत का, तो देशांतरीय विस्तार शुरू होता है यहाँ से 88 से। कहाँ से? देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का, बताओ जी। भारत का जो साथी आपका देशांतरीय विस्तार है, तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का, ठीक है। और ये क्या होता है? ईस्टर्न में, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर ये भारत का फैलाव है। अब मैं आपसे पूछूं, भारत का पश्चिम से पूर्व तक का जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर? तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। कितनी है? ये वाली जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। और ऐसे ही नापी जाती है, ऐसे 2933 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ये कितनी है? उत्तर से दक्षिण तो ये है 3214 किलोमीटर, ये हमको पता होना चाहिए, 3214 किलोमीटर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर के गुजरती? कर्क रेखा त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। मिजोरम से गुजरती है क्या? तो आप कहेंगे भैया मिजोरम से तो नहीं गुजरती। मिजोरम से गुजरती है? हाँ, नहीं, मणिपुर से नहीं गुजरती। मिजोरम से तो गुजरेगी ना, मित्र पर गमछा, मिजोरम से तो गुजरेगी, मणिपुर से नहीं गुजरेगी। इससे नहीं गुजरेगी तो आप बोलेंगे भैया मणिपुर से नहीं। अरे यार ये कैसा कर, इससे नहीं गुजरेगी, बताएंगे जी। मक्खी वक्खी बैठ गई क्या आगे? तो क्या बोलेंगे भैया मणिपुर से नहीं गुजरेगी, यानी कि आपका त्रिपुरा से गुजर जाएगी, मिजोरम से गुजरेगी, पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। तो क्या बोल देंगे आपका? किससे? 1 2 4, किन किन से होकर गुजरती है? 1 2 4 से होकर के गुजरती है। 1 2 4 3 आगे पीछे कर दिए हैं, ओके। अच्छा, कितने राज्यों से गुजरती है टोटल कर्क रेखा? कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो यहाँ पर इमेज को देखिए जरा ध्यान से। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आप कहेंगे भैया वो 8 राज्यों से होकर के गुजर, 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य इधर से लिखना। तो एक तो गुजरात हो गया, पहला गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में कौन सा हो गया? इसका ट्रिक क्या बनता है बोलो जरा। मित्र पर मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक बनता है। तो इसे उधर से लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख लो। मी से उधर वाले आसान बन जाते हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन कौन से? एक तो मिजोरम से, और तय से क्या हो जाता है बताओ जरा फटाफट से? त्रिपुरा हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है। पा से क्या हो जाता है उधर से? पश्चिम बंगाल हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है आपका, ठीक है। और रा से क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल से जैसे ही आगे आओगे तो फिर इधर से शुरू कर देते, आपका क्या बन जाएगा? राजस्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राजस्थान बन जाएगा। गा से क्या बन जाता है? गुजरात बन जाता है, गुजरात बन जाता है। छा से बन जाता है क्या? छत्तीसगढ़। क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। झा से झारखंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? झारखंड बन जाएगा। और आपका इसके बाद में क्या बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, और कौन सा बच गया आपका? एक बच गया, कोई सा? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश नहीं हुआ ना, मध्य प्रदेश। क्या बोलोगे? माँ, गा माँ, ये छोड़ दिया था ना हमने यहाँ पे, गा माँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो कितने से गुजरती है भैया? 8 से गुजरती है कर्क रेखा। अब एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, जरा बताओ। जो भारत में साथी आपका, भारत में जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। किससे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। तो यहाँ पर मुझे बताएं ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 5 5, बहुत खूब। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ का है यूपी में छत आंधी में उड़ी, तो यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। मैं से मतलब क्या हो जाता है इसमें? मध्य प्रदेश हो जाता है। छा से क्या बन जाता है इसमें? छत्तीसगढ़ बन जाता है।
ठीक है। और आंधी से क्या बन जाता है, आंध्र प्रदेश बन जाता है, आंध्र प्रदेश। और ओडी से बन जाता है ओडिशा, क्या बन जाता है, ओडिशा बन जाता है, ओडिशा। तो ऐसे याद रखना, यूपी में छत, आंधी में उड़ी। याद रखेंगे, थम्स अप कर दिया करो। हाँ जी भैया, बिल्कुल याद रखेंगे। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है हमारी, प्रधान मध्याह्न रेखा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है मुख्यतः, तो ऐसे आप देख सकते हैं कौन से 5 राज्य हो गए मैप में, इतने समझदार आप हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है। केंद्रीय नीति। 1.5 घंटा हमें हो चुका है, क्या बताएंगे। आज हमने शुरुआत में आपसे बातें भी की 10-15 मिनट, तो शुरुआत में आज इतना ही रखेंगे। क्लास को हम परफेक्ट 1.5 घंटे की रखेंगे। क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, उसी क्रम में जो क्वेश्चन छूटते रहेंगे हमारे, उसी क्रम में हम उनको शामिल करते रहेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे का क्लास रहेगा। और हम कल से आपको परफेक्ट 3 बजे मिलेंगे, परफेक्ट 3 बजे, 3:01 पर हम आपको यहाँ मिल जाएंगे। कोई टेक्निकल एरर कभी हुआ तो उस बात की गारंटी नहीं है 1-2 मिनट की, वरना अगर सब कुछ ठीक रहा हम 3:01 पर आपको मिलेंगे। डेली 1.5 घंटे हम आपको मिलेंगे, 1.5 घंटे, ठीक है। फिक्स 1.5 घंटे का रखेंगे हम इस सेशन को, इससे ज़्यादा ना इससे कम रखेंगे। ओके, हम सब कर दे जी भैया। और ये जो 10 क्वेश्चन है इनको हम शामिल कर लेंगे एक एक दो, जैसे हमने अतिरिक्त बातें की हैं। तो मैं आपसे आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो कोई भी आपका सुझाव हो आप लिख सकते हैं। बाकी 4 दिन पहले मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। जिन साथियों को नहीं पता हम किन एग्जाम्स के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी है, क्या इसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि रोज हम वो बातें नहीं कर सकते। बाकी मेरा सिर्फ आपसे प्रॉमिस ये रहेगा कि हम इसमें सारे सब्जेक्ट करने वाले हैं। आज तो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हम कर पा रहे हैं, लेकिन कल से हम इसको 30 पे अप्रोच करेंगे। और उस तरह से सिर्फ बातें आप करते रहना, मैं नहीं करूँगा। ओके, बाकी आप अपने बहुत सारा इसमें नंबर रहा, बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है। और ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ख्याल रखना। और आप लोगों को कोई भी बात मैंने बताया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, थम्स अप कर लो जी भैया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। और कोई पर्सनल बात मुझ तक पहुंचानी है तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना मेरा, ओके। उसमें मिल जाएगा ऑफिशियल नवीन शर्मा, टाइप करोगे इंस्टाग्राम पे तो ग्रीन स्टोरी लगा दिया करो। ग्रीन का मतलब जो मुझे दिखे, किसी और को ना दिखे, ठीक है। अगर वो चलाता है कोई तो ये ऑफिशियल, ऑफिशियल नवीन ऐसे लिख देना उसमें, नवीन शर्मा RW। तो वहाँ भी आप कोई ऐसी चीज़ है तो आप मुझे आपको पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको मैसेज का, रिप्लाई का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, भारत में कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है, कौन बनाता है उस बात को, ये आज आप हमको होमवर्क देते हैं और हम आपको देते हैं होमवर्क को। बाकी आप इसका आंसर दोगे, अच्छे से दोगे। भैया एक शायरी, शायरी 30 सुनाएंगे, डेली सुना देंगे, 30 नहीं, एक छोड़ के एक में, ठीक है। जो ऑड नंबर का सेट होगा ना उसमें सुनाएंगे, इवन में नहीं सुनाएंगे। ध्यान से सुन लेना। और बड़े काम की है, मतलब ब्लैक शायरी है, ब्लैक शायरी, डार्क शायरी बोलते हैं ना इसको। जहाँ में बड़ी भी सुनी थी मैंने, नाम भूल गया किन की थी। जहाँ में जितनी भी इज्जत है सिर्फ दाम की है, दाम समझते हो ना, पैसा। जहाँ में जितनी भी इज्जत है सिर्फ दाम की है, यह बात जान लो, ये बात काम की है। तमाम झूठ हैं, झगड़े हैं, बेवफाई हैं, हमारे बीच मोहब्बत तो सिर्फ नाम की, हमारे बीच मोहब्बत तो सिर्फ नाम की है। उसने कहा था बिछड़कर मैं जी नहीं पाऊंगी, उसने कहा था बिछड़कर मैं जी नहीं पाऊंगी, ये बात आज ही की तरह किसी शाम की है। और वो मुझसे वस्ल के लम्हों में यूं भी कहती थी कि मुझ पर हकीकत सिर्फ और सिर्फ मेरे गुलाम की है। और मुझ पर क्या बोला मैंने कि मुझ पर, वो मुझसे वस्ल के लम्हों में यूं भी कहती थी कि मुझ पर सिर्फ हुकूमत मेरे गुलाम की है, और कहीं पर जाकर भुगतनी पड़ेगी। सबसे गहरी लाइन ये है इसकी, उनको समझना। बाद की 2 लाइन समझ गए तो सब समझ गए, पहले तो मसाला है ध्यान इकट्ठा करने के लिए, कि कहीं पर जाकर भुगतनी पड़ेगी, ध्यान रहे, कहीं पर जाकर भुगतनी पड़ेगी, ध्यान रहे, तुम्हारे पास भी दौलत अगर हराम की है। तो ख्याल रखें बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आंसर लिखना ना भूलें, अपने सजेशन लिखना ना भूलें। बस एक प्रॉमिस आपसे करता हूं, अंतिम साथियों से जो भी देख रहे होंगे, कि आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप जीएस में आपकी कुछ भी पकड़ हो, चाहे आपने थ्योरी में कहीं से कितना भी पढ़ा हो अभी तक, 10%, 20%, कितना भी आप जहां कहीं भी जितना भी पढ़ चुके हैं, आप इस पे विश्वास रख लेना। 30 सेट का वादा मुझसे कर देना कि भैया 30 सेट का मैं एक एक अक्षर याद रखूंगा। और आप अपनी परफॉर्मेंस को देखना दोस्त, बहुत विशेष होगी, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल, टेक केयर।